मार्क्स के क्वेश्चन में अब नहीं आ। सही है। तो उसको अच्छा पढ़ेंगे भी लास्ट में। उसकी वजह ये होती है कि कैश फ्लो में ना बाकी सारे स्टैंडर्ड मिक्स हो रहे। अब आपका वो बच्चों वाला कैश फ्लो नहीं रहा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया उसका। तो इसीलिए उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आखिर में, ताकि बाकी स्टैंडर्ड के अंदर की ना ग्रिप हो जाए हमारे साथ। और बताओ, कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसका तो टेंशन ही नहीं रहा सब। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट। वो जो कंपनी अकाउंट था ना, एक्रूअल में फंस रहे हैं चीजों में, वो ऐसा नहीं है, डिफरेंट है। क्योंकि स्टैंडर्ड अच्छे हो गए ना, आपको बेहतरीन हो जाएगा सवाल। एक दफा बस स्केच याद रखना है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फिर चीजों को फॉर्मेट में रखना है। बस कैलकुलेशन सिखानी होती है, बस हमें कैलकुलेशन परफेक्ट होके रखना है, रखने का मसला है। और बताओ इसके अलावा। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस क्लियर आ रही है? कंफर्म करें प्लीज। अच्छा, स्लाइड शेयर हो रही है। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह समझ लो कि हमें एम्प्लॉय से जो है ना मैनेजर बना दिया। फर्क क्या है दोनों में, एम्प्लॉय और मैनेजर में? अकाउंटिंग तो दोनों करेंगे, फिर सीएफओ की अकाउंटिंग भी होती है, वो एसबीआर। देखो, इसको इस तरह समझ लो कि अब एम्प्लॉय काम करेगा और मैं चेक करूँ, मैं मैनेजर हूं ना। तो मेरी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? हर तरह की अकाउंटिंग, मतलब मुझे, उसको मैंने काम दिया, काम करके लिया, अब मुझे चेक करना है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो बताओ मेरे स्टैंडर्ड पे कैसी ग्रिप होनी चाहिए? जबरदस्त, तभी तो मैनेजर बनाएगा। अदरवाइज अगर आप अभी सीखने की मोड में है तो फिर तो आप काम करो, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर बनो या असिस्टेंट बनो। लेकिन यहाँ पे बात उनकी, उनका मकसद ये है कि आपको एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन, रेशियो एनालिसिस करनी आ जाए। इसी से का मकसद है एफआर को पढ़ाने का। आपको ये चार काम आ जाए परफेक्टली, हर स्टैंडर्ड को सही तरीके से रिकॉर्ड करना आ जाए। देखो, दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड हो, कैलकुलेशन करने के बाद दो काम करेगा। कुछ इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कुछ बैलेंस शीट। हमें हर स्टैंडर्ड के बाद ये पढ़ना है कि कितना पोर्शन कहाँ जा रहा है इनकम स्टेटमेंट में, और कौन सा एरिया कहाँ जा रहा है बैलेंस शीट। ये हमारा एम होता है हर स्टैंडर्ड को पढ़ने की। अच्छा, इसके अलावा ये पता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इसी पे बेस करती है ना। अच्छा, अब यही पांच घूमते रहेंगे हर स्टैंडर्ड। किसी स्टैंडर्ड में एसेट टकरा जाएगा, किसी लाइबिलिटी के साथ या लाइबिलिटी के बगैर, या एक्सपेंस के साथ रेवेन्यू, या इस तरह की कोई ब्लेंडिंग। तो हमें सिर्फ, आप हमसे ये पूछ सकते हो कि सर ये स्टैंडर्ड में ये डेबिट क्यों कर रहे हैं, इस वाली चीज को आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? तो मैं उसकी नेचर बताऊंगा। देखो, इसकी नेचर जो है लाइबिलिटी से जोड़ रही है, इसकी नेचर एक्सपेंस से मिल रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। देखिए, एसेट तो बहुत पढ़ा, लेकिन शायद पहली दफा पढ़ेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट। एक वर्ड पढ़ेंगे, सही है, स्टैंडर्ड के अंदर। एक एसेट पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट, ये भी पढ़ना। तो ये सारे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है हर चीज। लाइबिलिटी की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइबिलिटी की पढ़ेंगे। अब वो लोन से थोड़ा बाहर आना होगा। सही है। अकाउंटिंग कहता है हर वो चीज जो एक साल से ऊपर है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी डिक्लेयर करती है अपना। सही है गलत है? हर वो चीज जो एक साल से ऊपर। अब जरूरी नहीं उसका टैग लोन हो, या उसका टैग मॉर्गेज हो, या डिबेंचर हो, ये जरूरी नहीं है। टैक्स में भी नॉन करंट होगा, लीज में भी नॉन करंट होगा, ग्रांट में भी नॉन करंट, गवर्नमेंट के अंदर। तो सर अब तो असल में अकाउंटिंग डिफरेंट हो रही है। हर उस चीज को जो एक साल से ऊपर की है उसको एसेट भी कहा जा सकता है, और एक साल से ऊपर है तो नॉन करंट लायबिलिटी भी कहा जा सकता है। और इस बार थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बस ये फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट बेस करती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का नाम है। सही है। और ये सबसे पहले बनती है कंपनीज में हर दफा। इसके बाद चेंज इन इक्विटी बनती है, कि बैलेंस शीट से पहले, बैलेंस शीट तो तीसरे नंबर पर। चेंजेस इन इक्विटी, इसको आपने सोल डेटर अकाउंटिंग में पढ़ा था। कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग एट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल एंड आ गया। सही है, अब वो भूल जाओ। अब यहाँ आ जाएगा चेंज इन इक्विटी, मतलब कंपनी ने जब कैपिटल से शुरू किया था उस वक्त कितना था, और साल के आखिर में कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व्स कितने हैं।
थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट, सही है। पूरे साल की चेंजेस बताता है। कंपनी ऊपर जाएगी तो सारे कैपिटल प्रीमियम में फर्क पड़ेगा, सब बढ़ गया हो। और अगर कंपनी नीचे गई होगी तो ये सारी चीजें नीचे आ गई। और जब ये चेंजेस हम सीख लेंगे, 3 से 4 नंबर की आती है, आसान होती है। ये कहाँ ट्रांसफर होती है? बैलेंस शीट। तो ये चेन प्रोसेस है। अच्छा, पेपर में अगर इनकम स्टेटमेंट पूछेगा विद बैलेंस शीट तो चेन इक्विटी नहीं पूछेगा, सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, इतनी टाइपिंग कैसे करेगा सुन। और अगर इनकम स्टेटमेंट के साथ चेन इक्विटी पूछ रहा है तो बैलेंस शीट गायब कर देगा, क्योंकि उसको 20 मार्क्स स्टिपुलेटेड टाइम में लेंगे। सिर्फ पेपर में टाइपिंग ही नहीं करनी, पढ़ना भी है, टाइपिंग भी करनी है, उसको दोनों काम करना। और कभी ऐसा भी हुआ है कि कहते हैं इनकम स्टेटमेंट मैंने बना ली है, उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो जस्ट रिमूव द एरर्स, डू नॉट प्लॉट द इनकम स्टेटमेंट, जस्ट रिमूव द एरर्स। फिर क्या बनवा दिया मुझसे? एक छोटी सी इक्विटी और बैलेंस शीट, मतलब इससे बचा लिया तो ये दोनों दे दिए। मतलब कंपनी अकाउंट्स जो आप कह रहे थे ना, वो इसमें घूम रहा है, इन तीनों में घूम रहा है। फिर अगर कंपनी अकाउंट का सवाल थोड़ा हल्का रखना है, बाकी स्टैंडर्ड भी पूछ रहे हैं, तो पूरा सवाल 15 नंबर का बना, छोटा सा, और 5 नंबर की कोई और स्टैंडर्ड या कोई और बात पूछ ले, जैसा उसकी मर्जी है। तो कभी कभी कैश फ्लो का वेटेज बरकरार रखने के लिए कि भी अच्छी चीज है, हम बड़े सवाल में नहीं पूछा तो क्या हुआ, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज 5-5 नंबर का ना कंपनी में डाल दे, 5 मार्क्स, तो टोटल 20 नंबर हो गए दोबारा से। 15 नंबर की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और 5 नंबर का कैश। इससे इस तरह के ना ब्लेंड बना रहा है एग्जाम का, डिफरेंट। अच्छा, कैश फ्लो हमारी बुक्स में हमेशा चौथे नंबर पर, ये कंप्लीट बैलेंस शीट बनने के बाद ही बन सकता है, उससे पहले कैश फ्लो पॉसिबल नहीं। और नोट्स टू द अकाउंट्स जो है ना, वो उन्होंने एसबीआर के लिए रखे। तो हमारे कोर्स में समझ लेंगे 4 चीजें, जिसमें से प्लॉट हमें करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेन इक्विटी और बैलेंस शीट। ये प्लॉट नहीं करनी, 20 नंबर का नहीं आएगा। ये जो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो एफआर पास करने के लिए जरूरी है। कोई भी सवाल आ जाए, उसमें सबसे पहले एयर एंड देखो क्या लिख रहा है, क्योंकि बहुत तेज है। कि इवेंट शुरू करेगा एयर के बीच में और एयर एंड कर देगा फॉरन, तो फिर वो महीनों पे बात चली जाएगी। अच्छा, कभी क्या कर रहा है, जिस साल का डेटा दे रहा है उसके 3 साल बाद का सवाल पूछा, मतलब 3 साल बाद इसकी शक्ल क्या हो। ये एक लेंदी प्रोसेस क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर का। लेकिन फिर इसकी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करनी पड़ती है रफ में ना, कि जल्दी से तीसरे साल पे पहुंच। क्या करें, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपसे एसेट दे के तीसरे साल की नेटबुक वैल्यू पूछूं, तो आपको 3 दफा डेप्रिसिएशन निकाल के एक्यूमुलेट करके उसको कॉस्ट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, रिड्यूसिंग हुआ, तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा आपका। फिर उसमें प्रोपोर्शनेट और फुले कन्वेंशन की मसले अलग, उसको भी देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड पढ़ते हुए। तो तीसरे साल की बात पूछ रहा हूँ, तो अगर एग्जाम में आपने एयर सही से नहीं पढ़ा, तो आप समझेंगे शायद पहले ही साल पूछ रहा था मैं। और वो इतना चला के हर साल के सवाल के आंसर निकाल के वहां ऑप्शन में डाल देगा, आप समझ रहे हो कि मैंने सही किया, जल्दबाजी में टिक लगा दोगे। इसीलिए एयर एंड पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो एयर एंड उसी साल हो रहा है, तो सवाल फिर भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक साल का आंसर निकालना फिर भी सही है। लेकिन मैं आपसे 2 साल बाद 3 साल बाद का आंसर पूछ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा ना। ये सर एक सवाल को 3 साल तक ले जाना था, मैंने सही से पढ़ा नहीं, मैंने बस पहला साल सही किया और टिक लगा दिया, तो ये गलती आपकी हुई फिर इसके अंदर। दूसरा, कौन से स्टैंडर्ड का सवाल आ गया एग्जाम में। अच्छी बात यह है एफआर की के हर एमसीक्यू पे या ओटीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे लिख देता है एज पर IS 2 इन्वेंट्री, एज पर IS 37 प्रोविजन कंडीशन एसिड कंटेनिंग लैब। तो अच्छा खासा बच्चे का माइंड चला जाता है कि अब ये क्या करने वाला है इसके अंदर। एज पर IS 15 रेवेन्यू बोल देगा, ये तो बहुत अच्छा है। तो इससे काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि मुझे इसमें करना क्या है। तीसरा, मैं आपसे इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ एग्जाम में, या बैलेंस शीट के हिसाब से, या दोनों के हिसाब से। सबसे लेंदी क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होता है व्हाट इज द बैलेंस इन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये सबसे लेंदी सवाल। इसमें पूरा करना पड़ेगा रफ में जल्दी जल्दी, ताकि टिक लगा सके। ऐसे क्वेश्चंस का डेटा ज्यादातर आसान देता है, इजी डेटा देता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीक का किस चीज का? उसका, अच्छा, देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही हो सकता है क्लास में।
F7 की भी और उसकी भी, ISM इकोनॉमिक्स की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ना। अब उसमें एक तो तुमने वो लगाई, सैटरडे ऑफ है वजह। अच्छा, सही है, तो उसको हटा दो फिर। अभी तो फिर हम दो तीन प्लॉट करो, थर्सडे फ्राइडे प्लॉट करो। बिल्कुल, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपकी फ्राइडे को होगी, चाहिए। वो है 2:30 से 5। हम्म और दूसरा जो है ना, ये रिपोर्टिंग की क्लास होगी थर्सडे को। दोबारा बोलो। हाँ नहीं, हाँ फ्राइडे को तो फिर नहीं भाई, फिर एक काम करो ना, फिर एक काम करो, 2 से 4 लगाओ उसको। मैं आ जाऊंगा जुम्मा पढ़ के। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हाँ। और 4 से 6 वो लगा दो साथ। और थर्स इकोनॉमिक्स का एक और दिन तो सैटरडे होता है ना, लेकिन वो तो ऑफ है। हाँ तो अभी तो सब कंजेस्टेड चल रहा है, अभी तो नहीं होगा, अगले हफ्ते से करेंगे फिर। टाइम टेबल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह मैं उसको खेल लूंगा। FR जो है ना, उसकी दो दो क्लासेस हैं फिर हमारी, थर्सडे फ्राइडे। और इसकी सिर्फ एक क्लास है 2 से 4, फिर उसको करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो ये थोड़ा सा फोकस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं ना, तो हम बार बार भूल जाते हैं कि 3 बातें कही थी सबने, के एयर एंड गॉड से पढ़ना, स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करना है, और SOCI के हिसाब से पूछा हुआ है या बैलेंस शीट के हिसाब से। असल में हम थोड़ा ज़्यादा ही रट्टाफिकेशन करते हैं। अगर वो SOCI पूछ रहा है, तो बैलेंस शीट वाले तक जा क्यों रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और अगर वो बैलेंस शीट पूछ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट फोकस क्यों कर रहे हो। क्लास में हम सब करते हैं, कंप्लीट सवाल पढ़ते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रांसफर हो रहा है और बैलेंस शीट में। लेकिन इनकम उसमें पेपर में नहीं पूछता इस तरह से, क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिक पूछता है। तो 2 मिनट के अंदर वो आपसे पूरा स्टैंडर्ड नहीं पूछ पाएगा, उसकी कोई छोटी सी बात पूछेगा। और कभी तो ऐसा भी होगा कि पूरे सवाल के अंदर पेन और कैलकुलेटर उठेगा ही नहीं, अंदर ही सवाल होगा, आंसर होगा उसका। और हम जल्दबाजी में उसको कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पहले जो है उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें कि वो मांग क्या रहे हैं, फिर सवाल पे जाएं। रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल पे जाने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे फोकस मिल जाता है, क्योंकि जब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, एयर एंड। और दूसरा क्या मिलेगा वहां पे, कि कौन से साल का पूछा। जब मैं बैक जाऊंगा ऊपर, सही, जब मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना। ऊपर स्टैंडर्ड लिखा होगा, नीचे एयर एंड और SOCI लिखा हुआ मिलेगा, दो चीजें फ्री मिलेगी। इसमें कोई इशू, ये आपको हर सवाल में ख्याल रखना है। हाँ, जब CRQ आएगा ना, बड़ा सवाल, उसमें एक जबरदस्त अच्छी बात ये है कि उसमें पहला साल ही पूछता है। उसमें अगले साल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना। तो उसमें स्टैंडर्ड को बस फॉलो करना है, वो भी कितने साल के लिए, जस्ट 1 ईयर। वो सवाल फिर भी आसान होता है। MCQs की तैयारी करनी है मैं ज्यादा, क्योंकि वो थोड़े से टफ होते हैं। उसके अंदर आपसे जो है ना, वो तीसरा साल चौथा साल इस तरह से पूछ लेते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा तंग करेगा इस सेंस में। ये पेपर का स्ट्रक्चर है। 15 MCQs आएंगे किसी भी स्टैंडर्ड में से, चाहिए। 22 से 24 के करीब स्टैंडर्ड है टोटल, FR की तैयारी जो है। तो उसमें छोटे बड़े सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें 15 MCQs आपके हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स तो ये गए आपके। फिर इन्हीं स्टैंडर्ड में से OTQs भी बनाता है, 10-10 मार्क्स के 3 सवाल, चॉइस उसमें भी नहीं होती। और इन 3 क्वेश्चंस की अच्छी बात भी है, थोड़ी बुरी भी। कैसे, ये किसी एक स्टैंडर्ड को भी खींच देगा उठा के, और 5 सवाल बना देगा उसमें से। तो मैं लाइन से बताता रहूंगा आपको कि कौन से स्टैंडर्ड फेवरेट हैं उसके OTQs के लिए। और वो किसी हिसाब से ये भी कर सकता है कि 3-4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड की छोटी छोटी बातें उठाई और एक OTQ बना दी। जैसे कि ABC कंपनी हैज द फॉलोइंग मैटर्स, ऐसे करके
उसने कुछ डेप्रिसिएशन की बातें, कुछ इंटेंजिबल्स के इश्यूज, कुछ करेंसी के मैटर्स और कुछ डेफर टैक्स की बातें, ऐसे करके ना 4 इशू दे दिए। उस सवाल को वो हार्ड नहीं बना पाए। क्या वजह है? इतना मिक्स हो चुका है वो कि पेपर में स्टूडेंट को 10 मिनट में उस सवाल से बाहर भी आना है, 5 सवाल भी करने हैं, तो लेंदी नहीं हो पाएगा। इस सवाल की एक अच्छी बात भी है, अगर आपको किसी स्टैंडर्ड पे हल्की सी ग्रिप नहीं है तो बाकी स्टैंडर्ड दूसरे वाले, वो मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर आपने सही किया। सही है। और अगर एक ही स्टैंडर्ड से पूरा सवाल आ गया तो उसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप पे ग्रिप है तो आप उसके सारे एंगल पकड़ लोगे फौरन, कि किस किस तरह से इसमें जो है ना वो चीजें पूछी जा रही। तो अच्छा भी है बुरा भी है, पर अल्लाह ना करे कि उस स्टैंडर्ड पे ग्रिप ना हुई तो वो 10 नंबर आपको लगेंगे ये क्या होगा मेरे इसमें। वैसे इंशाल्लाह होगा तो नहीं ऐसा कुछ भी कि कोई चीज ऐसी आपको कि ये क्या आ गया पेपर में अजीब सा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तीसरी चीज होती है CRQs। इसमें 3 में से 2 सवाल एग्जाम में देने हैं उसको। वो 3 सवाल कौन कौन से हैं? एक कंपनी अकाउंट्स का सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी, एक कंसोलिडेशन, 2 हो गए, एक रेशियो एनालिसिस। 3 सवाल है उसके पास, 3 में से वो कोई 2 देता है। और लास्ट 2.5 से 3 साल में क्या हो रहा है, रेशो फिक्स हुआ, रेशो एनालिसिस फिक्स हुआ। उसकी वैरायटी बहुत है उसके पास, कभी किसी एंगल में कभी किसी एंगल में। तो हम भी कोर्स के एंड में उसकी सारी वैरायटी के हर सवाल को करेंगे, रेशो एनालिसिस की हर वैरायटी के सवाल को करेंगे। सही है। और क्योंकि वो ड्रॉप नहीं कर रहा उसको। और बीच बीच में हमारा बीच में जो है ना वो कंसोलिडेशन और कंपनी अकाउंट्स हो जाएगा। उसमें आती है चॉइस, या तो किसी की किस्मत में कंपनी अकाउंट्स का सवाल होगा या कंसोलिडेशन, ये किस्मत है उसकी। सही है। लेकिन रेशो तो वो नहीं ड्रॉप कर रहा। मतलब ये तो उम्मीद मत रखिएगा कि पहला सवाल मेरा कंसोलिडेशन और दूसरा कंपनी अकाउंट्स आए, ये जरा बहुत ना हो, ये तो फिर मिरेकल ही हो जाएगा। बच्चे जो ना मतलब खुशी से पागल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों सवाल ग्रिपिंग होते हैं, इसमें बच्चा अच्छे मार्क्स उठाता है। रेशो में थोड़ा डरता है इस सेंस में कि उसमें रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट जो है ना वो 10 से 15 मार्क्स तक जा रही है आजकल। तो जितनी ज्यादा लिखनी होगी ना उतना बच्चा डरता है थोड़ा सा। जबकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम हर चीज के पॉइंट्स लिखा करेंगे कि अच्छी रिपोर्ट के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और ये नेगेटिव पॉइंट्स, तो हमारे पास अपनी रिपोर्ट बन जाएगी। तो हम ये जो 20-25 सवाल किट के आए हुए तो उसकी रिपोर्ट्स के रट्टे ही लगाएंगे बेटे, क्योंकि वो हर रिपोर्ट में अलग ही बात कर रहा हो। एक जनरलाइज बात जो होती है हर रेशो की, वो हम लिख लेंगे अपने पास। तो आपके पास वो एक प्रोटोटाइप रिपोर्ट बन जाएगी। एनालिसिस आप जितना अच्छा खुद से करेंगे, जितना ब्रॉड माइंड चलेंगे, एग्जामिनर बहुत खुश होता है। रेशो की रिपोर्ट के मार्क्स अच्छे कमिट्स पे मिलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट लिखनी होती है ना उसके अंदर। उसमें फिर भी आजकल ये कर रहा है 5 से 8 नंबर की कैलकुलेशन दार। जब से ऐसा हुआ है ना पेपर में पासिंग रेशो और अच्छा हो गया, क्योंकि रीजन ये बच्चा कैलकुलेशन में बड़ा तेज है। सही, कैलकुलेशन में वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है कैलकुलेशन। रिपोर्ट लिखने में उसको थोड़ी हेजिटेशन होती है। पहले क्या होता था, 18-18 नंबर की रिपोर्ट लिखनी होती, तो 2 मार्क्स किस बात के, एक आध रेशो कहता था खुद निकाल दो, तो मैंने कहा ये भी आसान कर दिया आपने, बड़ी बात है। वो सारे रेशो खुद ही निकाल देते भाई, तो वरना ये मार्क्स काटने वाली बात है। सही है, हम इतनी मेहनत से रेशोस पढ़ के जाएं और सब चीजें करके जाएं, और आप कहोगे रेशो मैंने निकाल दी, स्क्रीन पे रेशो निकले हुए, कह रहे हैं रिपोर्ट लिख दो। तो मैंने कहा अब मुझे सोचना भी है कि ये रेशो बढ़ रहा है तो मतलब क्या होता है, कम हो रहा है तो मतलब क्या होता है। फिर अंदर उसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स लिखे होते हैं। जिस रिपोर्ट में एग्जामिनर आपको स्क्रीन पे एडिशनल पॉइंट दे दे, समझ लें गिफ्ट हो गया आपके लिए। अब आपको उन पॉइंट्स को पढ़ के उसमें से पॉइंट निकाल के अपनी रीजनिंग में लिखना है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट कौन सी होती है जिसमें वो एडिशनल पॉइंट नहीं देता, नोट बना के नहीं देता, तो वो काफी बोरिंग रिपोर्ट होती है। उसमें हर चीज क्या करनी होती है, खुद ही सोचनी होती है। उसकी मैं अच्छी बात क्या समझता हूँ उसमें, अगर आपका थोड़ा अच्छा विजन है ना तो आप कुड बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी करके अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं। कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि सेल्स गिर गई होगी, मुझे लगता है कि लोन ले लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डेटा में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन रेशो के कम होने और कम ज्यादा होने की वजह यही होती, क्या ख्याल है? तो अगर आप एक जर्नल रिपोर्ट पढ़ें बगैर किसी नोट के तो आपको अकेली रिपोर्ट लिखनी भी आनी चाहिए। और अगर नोट दिए हुए हैं तो उन नोट को यूज करके अपनी रिपोर्ट को कैसे अच्छा करना है वो भी आपको आना चाहिए। बात समझ में? रिपोर्ट से लिखनी पड़ेगी या मतलब आप रिपोर्ट बताएंगे कि मतलब मतलब इसके लिए जो स्टेटमेंट्स की पॉजिटिव साइड है
हाँ। बैठ के दिए हुए तो या फिर अपनी तरफ से उनसे भी रिव्यू करना देखिए, हमें सवाल की सिचुएशन को समझना है, फिर रिपोर्ट लिखनी बोर्ड क्या लिखेंगे, थोड़ा सा टू द पॉइंट बात लिख देंगे तो है। हाँ हाँ, देखो उसमें हाँ नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है। आप इस रेशो के कितने पॉइंट लिखोगे मैं बताऊंगा। हर रेशो के ऊपर कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो सवाल के अंदर जज कर लेते हैं कि कितना एक्सटेंड तक जाना है। सही है। देखो, अगर 20 रेशोज पढ़ने हैं टोटल, सही है, 20 रेशोज में से पेपर में 5 आ गए, तो पहले तो 5 की कैलकुलेशन या तो करवाएगा डेटा देके, या खुद निकाल के दे देगा। एक बात ये हो गई। 5 के हिसाब से नीचे 10 नंबर की रिपोर्ट लिखी, 5 रेशो निकलवाए या पहले से निकले हुए। कह रहे इस पे रिपोर्ट लिख दो आप, सवाल को एनालाइज करके जरा सही से। तो 10 नंबर का मतलब क्या है पता है? हर रेशो पे 2 पॉइंट तो मैंडेटरी लिख, ये मैंडेटरी होगा। फिर टाइम बचे तो हर किसी का एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो वो चूज द बेस्ट वन कर लेगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन पहले ही जाके जीपी रेशो पे मेरी बड़ी ग्रिप है, मैं बड़ी क्लास में बड़ा जबरदस्त जवाब देता था, उसके लिख दिए 5 पॉइंट। दिल खुल गया, लिखे थे भी उसमें 5 पॉइंट अच्छे। अब देखा टाइम होगी तो टाइम खत्म हो गया, अब बाकी सबका एक एक लिख दिया। इट इज नॉट अ बैलेंस रिपोर्ट। एग्जामिनर आपको जीपी रेशो के जो 2 मार्क्स थे ना, वो 2 ही देगा, क्योंकि आपके 5 में से कोई 2 तो टकरा गए होंगे उसको अच्छे। बाकी नीचे आपने एक एक लिखा, अब वो किस्मत के वो सही निकला बिल्कुल, तो 2 में से एक ही देगा, एक तो गया। बात समझ में आई? तो आपको बेसिकली रिपोर्ट लिख रही है इवनली। उसमें एडिशन कब करना है? जब आप उसके मेन पैरामीटर्स पूरे कर चुके। से फॉर 11 नंबर की रिपोर्ट है ना, तब भी मैं 2 पॉइंट ही कहता, 1 नंबर का कंक्लूजन खत्म, 1 नंबर कंक्लूजन में चले आए, तब भी टेंशन नहीं। उसके बाद भी आपके जहन में क्रिएटिविटी आइडिया, जब रेशो पढ़ लेते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं, सर पहले मैं रेशो अप्लाई करूंगा क्योंकि रेशो का सवाल के अंदर ना मुझे पढ़ के अच्छे आइडियाज आते हैं। मैंने कहा उसके बावजूद नहीं करना तुम, क्योंकि तुम्हारे पेपर में बहने की देर होगी और तुम जब टाइम देखोगे ना बोलोगे ये क्या किया मैंने, 20 नंबर के लिए 1 घंटा खा गया बोलो। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपकी कितनी अच्छी रिपोर्ट पे ग्रिप हो, आपका रेशो का सवाल हमेशा पेपर का आखिरी सवाल होना चाहिए, जिसको आप सुकून से करो। सही है। उसके अंदर भी टाइम बचे तो फिर आपको किस तरह रिवाइज करना वो सीखते रहेंगे, उसके अंदर मसला नहीं। लेकिन कितनी अच्छी ग्रिप हो, रेशो के सवाल को पहले नहीं उठाते, कभी कभी वो एंड में आके ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें उसकी मिक्स हो जाती। अच्छा, उसका कोई पैटर्न ईजाद भी नहीं हुआ आज तक कि मैं आपको कहूंगा भाई ये 5 सवाल कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये मैं कंसोलिडेशन में कह सकता हूँ आपको, ऐसे सवाल हमने निकाले में कि अगर इस पे आप ग्रिप कर लेंगे तो समझ लें आपकी सारी कंसोलिडेशन के सवाल इस पे ग्रिप हो जाती है। कंपनी के हमने ऐसे सवाल निकाल के रखेंगे, देखो बेटा ये तो छोड़ के जाना ही नहीं, क्योंकि इस सवाल ने इतना जबरदस्त घुमाया था बच्चे को, अगर इसने ये कर लिया तो उसके अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे उससे। तो ये तो चलो हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन रेशो में पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे हर वेराइटी के दो दो सवाल कराने होते हैं। 5 वेराइटीज हैं, तो मुझे कम से कम कितने सवाल कराने हैं? 10 सवाल। 10 तो मैं कराऊंगा, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करोगे किट में कम से कम 22 से 25 सवाल। वेराइटीज 5 वो हमने निकाल लिए, वैरायटी किताब में लिखी नहीं होती, वो हमने देख लिया कि क्या क्या करता है। तो वो अपने पास बना ली लिस्ट उसकी, भाई ये तो ये करेगा, या तो सवाल में ये करेगा। अच्छा, सवाल पढ़ के अंदाजा हो जाएगा, इतना है इतने साल की एक्सपीरियंस के अंदर कि ये सवाल अगर है तो इसका ये रिपोर्ट बने। सही है। ऐसा डेटा हो तो रिपोर्ट इस तरफ चली जाती। सही, तो वो वक्त के साथ समझ में आ जाएगी, उसका इतना मसला नहीं है। सर ये बात जैसे कंपलसरी होती है कि मतलब सीआर जो है कंपनी अकाउंट्स कंसोलिडेशन रेशियो में से ही एग्रेस करनी नहीं, हाँ हाँ, डन हो गई तो पत्थर की लगी। है। मार्किंग स्कीम जो है ना, वो डिपेंड करती है कौन सी चीज कितनी हैवी पूछी है। क्या समझे? कंपनी अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स आते हैं। एडजस्टमेंट हमें पता है कि कहाँ से दे रहा है आजकल, तो हम स्टैंडर्ड पढ़ाते पढ़ाते बताते रहते हैं कि देखो यहाँ से दे रहा है ज्यादातर, इस एरिया को छोड़ के नहीं जाता। तो अच्छी खासी कंपनी अकाउंट की तैयारी तो हो जाती है। उस स्टैंडर्ड पे ग्रिप करने के बाद देखेंगे उसने कितना डीप में पूछा है। जितना डीप में पूछा है ना उतने ज्यादा मार्क्स, और जितना ऊपर ऊपर से पूछा उतने कम मार्क्स होंगे। तो हम मार्क्स असाइन नहीं कर पाए। वो डिपेंड करता है कि वो पूछ किस एक्सटेंड में रहे। ऐसा भी सवाल आया हुआ है कि कंपनी अकाउंट्स में उसूलन 5 एडजस्टमेंट देनी होती है। कंसोलिडेशन में भी डिसाइडेड है कि 5 से ज्यादा न दें, क्योंकि टाइम टाइम कांस्टेंट का मसला है। उसके बावजूद कम ऐसे कंसोलिडेशन का सवाल भी, इसमें सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स।
कंपनी अकाउंट के भी ऐसे सवाल में से 3 एडजस्टमेंट, लेकिन सर वो 3 भारी एडजस्टमेंट, वो स्टैंडर्ड को अच्छा खासा पूछ लिया उसने। तो सही है भाई, हमें क्या है, हमें तो पेपर कंप्लीट करना है, चाहे तुम 5 स्टैंडर्ड से पूछो और थोड़ा हल्का रखो पेपर को, या तुम मुझसे 3 स्टैंडर्ड पूछो थोड़ा भारी करें, हम तो स्टैंडर्ड ग्रिप चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड होते रहेंगे तो फिर मुझे पता है कि कौन से स्टैंडर्ड के बाद कितने सवाल आपके लेंदी वाले हो जाएंगे। सही है। तो थ्योरी भी आती है, जैसे कैलकुलेशन भी आती है। अच्छा देखो, थ्योरी जो है ना, बेसिकली जो मैं बातें कर रहा हूँ ना वर्बली, और मैं जो हैंड आउट दूंगा थ्योरी का स्टैंडर्ड का, वही थ्योरी है, बुक नहीं लेनी कोई चाहिए। खास थ्योरी नहीं है। एक बार उस स्टैंडर्ड को पढ़ने के बाद बीबीसी पढ़ो चाहे क्या प्लान से, थोड़ा सा हल्की लगेगी। सही है। उसकी वजह ये कि वो जो स्टैंडर्ड की थ्योरी साइट पे पड़ी होती है ना डिलॉइट वगैरह की, वहां से एक्सट्रैक्ट करके समरी बना के आप लोगों को देती है कि भाई देखो इससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर ही घूमता रहेगा। तो उसको पढ़ने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना ही होता है कि सर वो बुक पढ़ी थी, बुक तो हल्की थी बहुत। मैंने कहा सही, अच्छी बात है, तो कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो जब भी मैं एक स्टैंडर्ड पढ़ा दूं पूरा, उसके करने के बाद, मेरे सवाल करने के बाद, किट सॉल्व करने के बाद, एक दफा बैठ के आराम से तकिया लगा के, टेक लगा के बुक की रीडिंग कर लेनी है उस चैप्टर। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद भी बोलोगे ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, हैंडआउट में इससे भारी था। सही है, क्योंकि बुक में वो इतना एक्सट्रीम पे सवाल नहीं पूछ रहा जितना आप थोड़ा सा हल्का पेपर में दे देते हो उठा के। तुमने कहा बुक अच्छा ऑप्शन है या स्टडी हब जो है? स्टडी हब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्टडी हब एसीसी ने बनाया है तो वो एक स्टैंडर्ड को पढ़ाते पढ़ाते ना उससे लिंक स्टैंडर्ड में घुस जाता। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को मैंने अभी एक ही स्टैंडर्ड पढ़ाया, जाके उसने वो IS 16 स्टडी हब से पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते पढ़ते एग्रीकल्चर में निकल गया, वहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चले गया। बच्चे कह रहे सर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई मैं तो एक साथ सारे स्टैंडर्ड थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो मैं हल्के हल्के पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो उसका तरीका ये होता है, जब आप एक स्टैंडर्ड पढ़ लो, उसके बाद जाके स्टडी हब का वो एरिया पढ़ो जो कि उससे रेलेवेंट। सही है। जैसे कि यहाँ पर सर अगर बुक नहीं पढ़े और आपको मतलब क्लियर दे रहे हैं, तो मतलब उसके भी पेपर निकल जाएगा या फिर? देखो, पेपर का तो निकलने का मसला नहीं है, लेकिन मुझे पेपर में निकालना नहीं है। आपकी जो है ना कंसोलिडेटेड मार्कशीट के अंदर 80+ पे मार्क्स चाहिए। उसकी वजह है, उसकी वजह है तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखता है। अब उसको रिपोर्टिंग के लिए बंदा रखना था, तो आप ACCA की बुराई का हो या कुछ भी, CA की अच्छाई का हो या कुछ भी, CA वाले मार्क्स नहीं देते, पास लिखते हैं, पास। सही है। ACCA वाले मार्क्स। अब बताओ, मुझे इंटरव्यू में किसी को बुलाना हो तो मैं 55 वाले को पहले बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, 70 वाले को पहले बुला के उसका इंटरव्यू ले लूं, 80 वाले को बुलाऊं, 85 वाले को, किसको बुलाऊं पहले, पहले किसको बुलाऊं, ताकि देख लूं उसके अंदर भाई मेरी मेहनत बचेगी उसमें। बात समझ में आ रही थोड़ी सी? कि मैं चाह रहा हूं कि वो मुझे इंटरव्यू में पहले बुला ले, ऐसा ना हो कि मेरे 55 नंबर का पास जो है ना मेरे लिए बवाल बन जाए, कि मेरी CV देखी जा रही है, मेरी कंसोलिडेटेड मार्कशीट देखी जा रही है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जा रहा। तो वो कह रहे हैं भाई हम एक एवरेज स्टूडेंट को अपनी कंपनी में रखेंगे तो वो एवरेज काम करेगा, हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करवाना है उससे। तो उसूलन तो ACCA को चाहिए कि भाई 50 से ऊपर के मार्क्स ही ना दे भाई, जैसे CA में होता है, और 50 के नीचे के मार्क्स दे, ताकि स्टूडेंट को पता हो मुझे कितनी और मेहनत करनी है, फेल तो मैं हो गया, अल्लाह ना करे, मुझे मेहनत कितनी करनी है। इसलिए मार्क्स देने भी चाहिए, CA में भी देते हैं। CA में 45 से 50 वाले को लिखते हैं A+ फेल। A+ फेल मतलब तुम ऐसे बच्चे हो, तुम हल्की सी नेक्स्ट एग्जाम में पॉलिशिंग और रिवीजन करके आओ, तुम पास हो जाओ। लेकिन अभी अभी तुम्हें हम पास नहीं कर सकते, तुम 50% के काबिल भी नहीं। ज्यादातर 45 से 50 के बीच में फेल उनको किया जाता है जिन्होंने कोई ब्लंडर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की हो, जो एग्जामिनर को हजम नहीं हुई। उसने कहा नहीं भाई, इसको पास करने का मतलब ACCA की जो है ना वो बैडविल क्रिएट करना। तो ये गलतियां तो करके नहीं आना खुदा की। खास तौर पे प्रेजेंटेशन इश्यूज का बड़ा ख्याल है। जैसे अगर मैं गुडविल को करंट एसेट में लिख दूं तो क्या बैलेंस आ जाएगी? फिर भी 100% बैलेंस आ जाएगी, लेकिन गुडविल करंट एसेट में होती नहीं है, नॉन करंट एसेट। अब आपने कहा भाई बैलेंस तो आ गया, मैंने कहा इस तरह तो कंपनी में तुम ऐसे ऐसे बैलेंस करके लाओगे, बोलेगे बैलेंस तो आ गया ना। तो भाई हम तो परेशान हो जाएंगे इस चक्कर में।
प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ प्रेजेंटेशन पे, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। और ये जब आप इंटरव्यू में बताओगे ना, देखो ये कैलकुलेट ऐसे होती है, फिर ये यहाँ ट्रांसफर होती है, या अकाउंटिंग ने इसकी ये जगह बनाई, तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि इसको ना सिर्फ कैलकुलेशन आती है जिसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं, इसको प्लेस भी याद है। मेजोरिटी स्टूडेंट आके क्या कहते हैं एग्जाम से पहले, सर कैलकुलेशन तो कर लेता हूँ लेकिन कहाँ जाएगा ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा तुमने सही से पढ़ाई नहीं क्लास में, इसका मतलब हर सवाल को सॉल्व करने के बाद मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, आदत है कि ये सवाल सॉल्व होने के बाद इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। तो तुम यहाँ तक याद करो ना पूरा, कि जब तुम कंपनी अकाउंट्स में जाओ, मैं तुम्हें घर के लिए सवाल दूं तो तुम्हें एक्सट्रैक्ट पता होंगे पूरे, कौन सी चीज कहाँ ट्रांसफर होती है। तो अगर ट्रांसफर पता होगा तो सवाल आपका हो जाएगा बेहतरीन, सीआरक्यू में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आखिरी दिनों में सीआरक्यू पूरा थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बैठ के, सिर्फ स्टैंडर्ड रिवाइज कर, क्योंकि एक दफा एडजस्टमेंट अच्छी हो गई ना, आपका सीआरक्यू हो जाएगा, आपको मसला नहीं। घर पे बस पेपर से 1-1.5 महीने पहले सीआरक्यूज की माई एसीसीए पे साइट खोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। एसीसीए हब के, एसीसीए की जो ऑफिशियल जो पोर्टल है इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक्सेल की फाइल खुलेगी, उस पर खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं पेपर में बैठा। एक्सेल पे खोल के नहीं करते प्रैक्टिस, की वजह से ये होती है कि आपकी आदत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो है लिमिटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर एसीसी वाला। उसके अंदर जो है ना वो रोज एंड कॉलम्स ऐड नहीं होते, बड़े बड़े फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते, तो मसला है थोड़ा सा। तो उसकी आदत बनाओगे तो पेपर में अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा घर पे बैठ के दे रहा हूँ। सही है, कोई सवाल जहन में आ रहा तो पूछ लो। देखो ये सिलेबस है आपका, सिलेबस में सेक्शन ये थ्योरी है, कम से कम 5 से 8 मार्क्स पेपर में ये थ्योरी में से देता है। सही है, ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल सेकंड लास्ट काम। उसकी वजह ये थ्योरी बेस करती है स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अभी मैं समझाने की कितनी कोशिश कर लूँ चैप्टर 1 और 2 बीबीपीएच चाहे कैप्लान, समझ में नहीं आएगा, रट्टा लग जाएगा, इतना पता सर ने ये कहा, लॉजिक समझ में नहीं आएगी उसकी। उससे बेहतर है आप सेक्शन बी पे ग्रिप करो, क्योंकि सेक्शन बी आपको पास या फेल करे। टोटल 5 सेक्शंस हैं जिसमें से बी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे स्टैंडर्ड्स। सही है, ये स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं सारे, ताकि आपको आसानी, ये फाइल भेज दूंगा मैं ताकि आपके पास रहे। बुक में ना चैप्टर ऐसे लिखे होते, ऐसे अंदाजा नहीं होता इससे कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड है। अब जैसे कि IS 16 किस पे बेस करता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपका 23 एक और स्टैंडर्ड। सही है, तो पहले ये बताओ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है किसी को कि ये क्या हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर वेदर नेसेसरी फॉर द एसेट, नॉन करंट एसेट्स के लिए जरूरी है, उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता ना, चल ही नहीं सकता, तो कहां से हो। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनिशियल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, टू ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन। तो अब ये बताओ कि अगर मैंने किसी एसेट को पहले बनाना है, खरीदना नहीं है, पहले कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद यूज करना या रेंट पे देना है, जो भी इंटेंशन, तो अकाउंटिंग कहती है कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए ना लोन नहीं लेना, उसको अपने शेयर कैपिटल के पैसों से बनाओ, रिजर्व्स के पैसों से बनाओ, जो पड़े हुए हैं उन पैसों से बनाओ, लोन के पैसों से नहीं बना। क्योंकि अगर आपने लोन के पैसों से लेके बनाया तो उसके अंदर इंटरेस्ट होता है या नहीं, और इंटरेस्ट है कैपिटलाइजेशन के लिए क्योंकि वो भी बन रहा है। तो कैसे लिंक कर दिया इसको, कह रहे हैं अगर एसेट अभी बन रहा हो तो लोन लेने के साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो भी एसेट की कॉस्ट का क्या बनता है, हिस्सा। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर। और अगर हम कभी भी बोरो ही नहीं करते किसी एसेट को बनाने के लिए तो IS 23 की सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो ऑप्शनल स्टैंडर्ड, ये सारी जिंदगी हमारी कंपनीज में नहीं यूज होता। लेकिन जब हम एसेट के लिए लोन लेते हैं एसेट को बनाने के लिए, तो इस IS 23 के बगैर वो सॉल्व ही नहीं होगा। को बनाने यस, कंस्ट्रक्ट ऑफ एन एसेट शर्त है, खरीदने के लिए नहीं है इसे। खरीदने के लिए लोन लिया तो वन शॉट पेमेंट में खरीद लिया होगा ना, उसके लिए नहीं है ये स्टैंडर्ड। फिर इंटरेस्ट कैपिटलाइज कैसे करोगे, वो तो बना बनाया मिल गया। खुद बनाओ, खुद बनाने में लगेगा टाइम, जब टाइम लगेगा तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ना, जब टाइम ही नहीं लगेगा कैपिटलाइज भी नहीं होगा। ये इस पे स्टैंड बना दिया उठा के पूरा। सही है, अच्छा 40 कहीं हो सकता है पूरा ऑफिस रेंट पे देने का मूड है, पूरा मॉल, पूरी बिल्डिंग,
रेंट पे देने का मूड है, फैक्ट्री रेंट पे देने का मूड है, चलाने का मूड ही नहीं। रियलिटी में भी शायद होता है। 100 बहुत होता है। कंपनी की कुछ चीजें कभी कभी स्पेयर रह जाती है, जब वो स्पेयर रह जाती है तो कंपनी क्या करती है, जब तक काम नहीं आ रही किसी को दे दो रेंट पे। अकाउंटिंग कहता है अच्छा चलाने का मूड खत्म, यानी कि इंटेंशन टू यूज क्या हो गया, खत्म। अकाउंटिंग कहता है स्टैंडर्ड बदलो, इंटेंशन टू अर्न हो, कमाना। और जब इंटेंशन टू अर्न शुरू हो जाए किसी नॉन करंट एसेट से, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। IS 40 देखो 40 लिखा हुआ है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से मॉल की इनकम कमाते हैं, किस तरह से जो है वो ऑफिस से इनकम कमाते हैं, फैक्ट्री को रेंट पे देके इनकम कमाते हैं, पूरी बिल्डिंग को रेंट पे देके इनकम कमाते हैं। इनकम कमाना मकसद, खुद से चलाना मकसद नहीं। तो देखो अकाउंटिंग में इंटेंशन चेंज होता है ना, तो स्टैंडर्ड चेंज होता है, ये जुमला याद हो। सही है। फिर 38 के बारे में बताएं, इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल पता है? हाँ, गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स हैं, फ्रेंचाइजेस हैं। इसकी डिटेल अकाउंट, फ्रेंचाइजेस सबकी। सही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसको जो पसंद है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फेवरेट एग्जामिनर। सही। हाँ, उस पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कितने। सही। उसको पढ़ना है 38 को। फिर एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन क्यों निकालते, पता है कि दोबारा? हाँ देखो, यूज करना बोलो उसमें। हम एक एसेट यूज कर रहे हैं और एसेट में पैसे बढ़ने की क्वालिटी नहीं होती, वो वक्त के साथ साथ क्या करता है, अपनी वैल्यू गिराता है। तो सिस्टमैटिक तरीके से कोई मेथड उठाने के लिए अकाउंटिंग ने आपको छूट दी है। either you have to adopt straight line method or reducing or sum of the year or hour or production, जो दिल करे, उसमें कोई छूट जबरदस्ती नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन करना ये जरूरी है। किस मेथड से करना ये आपकी मर्जी। फिर उस पर कन्वेंशन याद है, फुल ईयर और 15 डे कन्वेंशन, प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर। इस तरह से करके आप नेट बुक वैल्यू पे आ गए। इसको तो 16 कहूंगा मैं। इंटेंजिबल्स को एमोटाइज करके वैल्यू कम करके आ गए, इसको IS 38 कह दूंगा मैं, चलो ये भी सही है। लेकिन आपने सुना है कभी कि एक नेचुरल डिजास्टर आया और मेरा एसेट डैमेज हो गया, या गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, मेरा एसेट बेकार हो गया, या जिस जगह फैक्ट्री लगी हुई थी वहां एलिगेशन लगा दी उठा के। एलिगेशन मतलब अब यहाँ फैक्ट्री नहीं बनेगी। मैंने कहा तो क्या करूं भाई, फिर यहाँ से फैक्ट्री निकालो। अब मेरी लगी लगाई फैक्ट्री मुझसे कौन लेगा किसी को कंटिन्यू करना तो कोई ले भी लेता। और मेरी बिल्कुल स्क्रैप यार्ड हो गई, पूरी टूटेगी, डिसमेंटल होगी, फिर जाके कुछ हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, अचानक से किसी एसेट पे गिरती है आग। सेफ, और आप गाड़ी बिल्कुल सही चला रहे थे और वैल्यू अच्छी हो रही थी, भाई अल्लाह ना करे डैमेज हो गया उसमें, या एक्सीडेंट हो गया, या क्या हुआ, आपकी गाड़ी तो नई थी, चाइना ने आपसे आधे पैसों में उससे लेटेस्ट गाड़ी निकाल दी और लॉन्च भी कर दी यहाँ पे। अब आपकी गाड़ी को भी पूछ भी नहीं रहा, आपकी मशीनों को भी पूछ भी नहीं रहा। इसका मतलब है किसी अनसर्टेन कंडीशन की वजह से एसेट को गिराना पड़ जाए, इसके लिए IS 36 इम्पेयरमेंट रखा है, खास तौर पे रखा है टेंजिबल, नॉन करंट और इंटेंजिबल एसेट्स के खास तौर। सर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का अलग, वो एक अलग दुनिया है। हाँ वो अलग दुनिया है, वो ये नहीं है। तो IS 36 जो है ना, ये टेस्टिंग होती है इसकी, हर साल करनी पड़ती है एक्सपर्ट से, हम नहीं कर सकते माना। इसके लिए स्टैंडर्ड है पूरा पढ़ना, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। और जो कंपनी टेस्टिंग में करेगी वो कहीं जॉब नहीं कर सकती, उसका काम सिर्फ एडवाइस देना और पैसे लेना है, कंसल्टेंसी देना है, पैसे लेना है, ऑडिट की तरह बिल्कुल ऐसी है। तो उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है। मेरे पे छोड़ोगे ना मेरे एसेट, तो मैं चाहूंगा कभी नीचे ना जाए, बस रीवैल्यू होता है। लेकिन अगर आपको सही रिपोर्ट चाहिए तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट से निकाल के लानी पड़ेगी। इसके लिए पूरा IFRS 13 स्टैंडर्ड बना के रखे हैं, ताकि आप मिसलीड ना करो और जो भी एलिगेशन लगे उसी पे लगे। हम कहेंगे हमने थोड़ी किया, ऑडिटर को भी बोलेंगे भाई इसने रिपोर्ट दी थी, हम तो उसमें शामिल ही नहीं थे। सही। तो फेयर वैल्यू इज नॉट एन इजी टास्क। आजकल के जमाने में तो फेयर वैल्यू खतरनाक हो गया, क्योंकि एक होता है फेयर वैल्यू, मैं कह रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या हैसियत है भाई, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फर्ज करो वो मैं बिल गेट्स है, तो उस मैं की वैल्यू हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है इंडिविजुअल एनालिसिस वैल्यू भी होती है, लेकिन असल, भी शामिल हाँ उसमें सब शामिल हो गए। देखो उसके कहते ही, अब ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, ये डिपेंड करता है कौन कह रहा है, उसको मान लिया जाता है अकाउंटिंग में, सही है। लेकिन ये थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो फिजिकली वो चीज क्या है, क्या कह रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये मशीन चलने के बाद इतने की है, तो ये मैं कह रहा हूं या मार्केट ही कह रही है? सभी कह रहे हैं। तो अगर मार्केट कह रही है तो उससे अच्छा तो कोई पैरामीटर हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे अच्छा पैरामीटर है। दूसरे नंबर पे किसी एक्सपर्ट को बुला के वैल्यू निकालना, ये पैरामीटर अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की बायसनेस का मसला आ सकता है, उसकी गलती भी कर सकता है, साफ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर, गलती भी कर सकता है। और उसके लिए उसको अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। सबसे अच्छा तो होता है मार्केट में जाके वैल्यू ले आओ, सबसे बेस्ट है। उस पर पूरा स्टैंडर्ड बना के रखा है इन्होंने। तो सिस्टमैटिक तरीके से वैल्यू गिर जाना तो चलो डेप्रिसिएशन है, अनसर्टेनिटी की वजह से वैल्यू गिर जाना इम्पेयर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, वैल्यू बढ़ जाना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 16 में ही है। अच्छा, एसेट के बढ़ने को ना 16 में रखा, डेप्रिशिएट करने को भी, बढ़ने को भी, कम करने को उसमें रखा, उसके लिए स्टैंडर्ड ही बदल, टेस्टिंग रखी उसकी। अच्छा, टू बहुत आसान है, इन्वेंट्री IS2। लेकिन इसके अंदर जो आसानी वाला एरिया ना वो पूछता नहीं, जैसे फीफो निकाल दो, एवरेज निकाल दो, वेट एवरेज से सवाल करके दिखा दो, खत्म। NRV टेस्टिंग पूछे, फिजिकल काउंट का टी अकाउंट पूछे, फेवरेट जो हुआ उसका, चलिए। या फिर बेस चेंज करने की अकाउंटिंग पूछ रहा है, कि मैं फीफो से एवरेज पे आना चाह रहा हूं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो। तो जब किसी पॉलिसी को चेंज करना हो तो IS8 बीच में आता। IS8 का काम है 3: पॉलिसी देखना, एस्टिमेट्स देखना और एरर्स देखना। ये 3 कामों के लिए ना एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, IS8 कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड जो है ना, हर स्टैंडर्ड को अलग अलग जज करता है, कि अगर तुम्हारी बात हो रही तो तुम आओ, फिर हम तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे लिए रिजल्ट देंगे। तो बेसिकली IS8 में कोई अकाउंटिंग नहीं, लेकिन वो ये बता देता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए, या एस्टिमेट के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए, या एरर रिमूविंग अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये बताने के बाद ना एरर को किस पे भेज देते, जाके स्टैंडर्ड पे भेज देते, जाओ खुद करो जाके। से फॉर अगर मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट, याद है इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसेट का पार्ट है या नहीं है? ऑब्वियस। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भूल गया, साल का एंड हो गया, डेप्रिसिएशन भी निकाल दी, ऑडिट हो गया, ऑडिटर ने कहा कि ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस में क्या करूं। मैंने कहा एक्सपेंस तो होती है। मैंने कौन सी अकाउंटिंग है भाई, एक्सपेंस में कहाँ से होती है, ये तो कैपिटलाइज होती है। अब बताओ मेरी डेप्रिसिएशन सही है, मेरा पैट सही निकला, रिटेन अर्निंग सही है मेरी। और फर्ज करो ये गलती हुए हुए 2 साल हो गए, ऑडिटर को खिलाया, उसने पहले छुपाई, अगले साल खिलाया, उसने फिर छुपाई, तीसरे साल में ऑडिटर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज हो गया, उसने तो बोला मैं तो इंसाफ से करूंगा, मुझे तो शक्ल दिखानी है, ऊपर अल्लाह को शक्ल दिखानी है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैंने कहा गलत ऑर्डर दे दिया, ही तो गलती हो गई। अब उसने उठा के उस गलती को क्या कह दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव डेंजरस, 3 साल पहले करके आए थे गलती, तो 3 साल तक इस गलती को क्या करो, सही करो। हैक्टिक नहीं है? और इसका जो इफेक्ट है आखिरी 3 साल बाद का, उसको आज की इनकम स्टेटमेंट पे क्या करो, उसको दिखाओ, ताकि ऐसा लगे कि वो सारे इफेक्ट्स हमने दिखा दें। तो फिर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें मैं IS8 के हिसाब से बताऊंगा, गलती हुई भी होगी उसको हम सही करेंगे। लेकिन देखो गलती सही तो वो करेगा ना जिसको स्टैंडर्ड पे ग्रिप होगी। IS8 पे ग्रिप उस स्टूडेंट की होगी जिसको स्टैंडर्ड पे ग्रिप होगी, कि अगर ये गलती स्टैंडर्ड करके 3 साल गुजार देता है तो उसको सही कैसे करता। तो उसका मतलब स्टैंडर्ड पे ग्रिप होनी चाहिए, कि ये तो स्टैंडर्ड को ऐड करना चाहिए था, ऐड क्यों नहीं किया उसने, ये गलती है इसके अंदर। सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेसिकली ऐसे जब हम खरीदते हैं उसी के उसमें ऐड होती है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, भूल गया, गलती हो गई भाई, हो जाती है गलती। तो उसके बाद साल का एंड हुआ, आपको ख्याल नहीं आया, डेप्रिसिएशन निकाल दी, नेटबुक वैल्यू निकाल दी, बैलेंस शीट थमा दी किसको, ऑडिटर्स को, करो भाई ऑडिट। उन्होंने बोला सॉल्यूशन क्या किया तुमने, चलो पहले साल ही पकड़ ली तो बचत हो गई, रेट्रोस्पेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ी, अभी पहले साल का ही क्या चल रहा है, ऑडिट, गलती सही हो जाएगी, मसला नहीं है। क्योंकि टैक्स वैक्स तो पे करना होता है ऑडिट के बाद, और अभी ऑडिट नहीं हुआ तो गलती एक्सेप्टेबल है। टेस्ट पर भी इफेक्ट आता है इस पे हाँ क्यों नहीं आएगा, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। देखो हर वो आइटम जिसका ताल्लुक इस इनकम स्टेटमेंट से है, वो जाते जाते किस पे इफेक्ट डालता हुआ जाएगा, टैक्स पे।
क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का सबसे आखिरी काम क्या है? टैक्स निकालना। इनकम स्टेटमेंट का सबसे आखिरी काम टैक्स निकालना। टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, वो शेयर होल्डर के लिए। अब तो चाहे डिविडेंड बांट दो, रिजर्व क्रिएट कर लो, रिटेन एंडिंग में ट्रांसफर कर दो, जो दिल करेगा, लेकिन वो प्योर प्रॉफिट होता सिर्फ किसका है? शेयर होल्डर। और उससे पहले सिर्फ एक स्टेप होता है, उसको टैक्स काटना। तो सोचो ऑडिट क्यों करवाते हैं? ताकि हमारी इनकम स्टेटमेंट पहले सही हो, ताकि टैक्स क्या निकले? सही। हमारे अकाउंटेंट ने टैक्स निकाला होता है एस्टिमेटेड, अंदाजा। ऑडिट के बाद आती है रियलिटी, ट्रू पिक्चर। फिर उसको टैली करते हैं कि जो हमारा अंदाजा था उससे हमारी रियलिटी वाला अमाउंट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ज्यादातर मैच नहीं होता है। टैक्स डिपार्टमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो तो हमारे अकाउंटिंग से अलग होती है। बिल्कुल सही है। तो ऑडिट जो कर रहा है उसकी अकाउंटिंग और टैक्स डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग में कर रही है। नहीं, मतलब मजा क्या है, हम ऑडिट की अकाउंटिंग और टैक्स वाली अकाउंटिंग को मिक्स नहीं करें। ऑडिटर क्या देखने आया है? मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो मैंने क्या करने, बिल्कुल सही सही करना। उसकी गड़बड़ होगी ना, कौन पकड़ लेगा पर? और मेरी गलती को बता देगा मुझे, भाई आपने गलत गलत स्टैंडर्ड फॉलो किया। अब और टैक्स पे, टैक्स वाले मेरी स्टैंडर्ड पे हिट करते। ऑडिटर ये चेक करता है मैंने स्टैंडर्ड सही फॉलो किया या नहीं किया। टैक्स वाले क्या कहते हैं? मैं आपकी स्टैंडर्ड की फला बात को नहीं मानता। मैंने कहा क्यों भाई? कहने अभी ये हुआ थोड़ी है। मैंने कहा तो होगा तो ना, अकाउंटिंग कह रहा है होगा तो ना, मैंने हुआ तो नहीं ना भाई। अब ये बहस शुरू हो गई। तो हमें किसकी माननी पड़ जाती है आखिर में? टैक्स वालों की। और टैक्स वालों की अकाउंटिंग हम पैरेलल करते हैं। मेरी अकाउंटिंग, टैक्स वालों की अकाउंटिंग, माननी किसकी है? अब मेरी और टैक्स वालों की अकाउंटिंग में गैप नहीं आ जाएगा? जब मैं उनकी मान के करूंगा तो कुछ अलग ही फिगर आ रही होंगी, मेरी फिगर्स को अलग अलग आ रही होंगी। यहां से कॉन्सेप्ट आता है डेफर्ड का। डेफर्ड मतलब बाद में। एक वर्ड है अकाउंटिंग में, डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब बाद में। इसका मतलब है ये जो इश्यू आ रहा है ना डिफरेंस का, इसको हल करेंगे बाद में, अगले साल। अभी फिलहाल आप मुझे टैक्स दे दो, मेरी टैक्स, मेरी इनकम। अब या तो वो डेफर्ड का वर्ड मेरी फेवर में होता है, या तो वो डेफर्ड का वर्ड टैक्स वालों की फेवर में। नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं, नहीं गलत। ओवर अंडर बताएगा ऑडिटर, वो ऑडिटर बताता है ओवर स्टेट अंडर स्टेट का मसला। ये जो बताएगा ना, ये कुछ लंबे ही काम बताए, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा है स्टैंडर्ड। डिटेल में क्यों नहीं है? क्योंकि एफआर, डिटेल में ये जाएगा एसबीआर। अभी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बाउंड्री खींच दी है कि बच्चे को ना एफआर के पेपर में इतना डेफर टैक्स सिखाओ, बस ये एरिया सिखाओ। एरिया तो इसके इतने ज्यादा है कि इंटरव्यू में डेफर टैक्स का सवाल ना पूछना ना, तो इंटरव्यू ही कंप्लीट नहीं होता। और मैं आपको सिर्फ उसकी लॉजिक बताऊं, अब उसकी लॉजिक के ऊपर ना बड़े बड़े इंटरव्यू के आंसर दे सकते, क्योंकि आप उसकी लॉजिक पे जाएंगे तो आपके हर तरह से सही जवाब देंगे उसके अंदर जाकर। सही है। अच्छा जी, तो IS2 के अंदर आपकी एनआरबी टेस्टिंग बहुत से बहुत पूछेगा, या फिजिकल काउंट के हिसाब से पूछ रहा है? सही है। 41, लिविंग लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बायोलॉजिकल एसिड एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड। इसमें शर्त ये होती है वो प्लांट्स और वो एनिमल्स लेने हैं जो कुछ प्रोड्यूस करते हो लॉन्ग टर्म, जैसे एसेट प्रोड्यूस करता है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यही इसी तरह का बेनिफिट अगर मैं काऊ को इसलिए पालूं कि मिल्क चाहिए, तो उसकी फीड, उसकी देखभाल बिल्कुल डिफरेंट होगी बनिस्बत एक गाय पाली जा रही है काटने के लिए। फर्क है। और एक गाय पाली जा रही है कि किसी चीज को खींचना है, मतलब गांव देहात में किसान को खेती बाड़ी करनी है, जैसे फर्टिलाइजिंग करनी है। तो तीनों काउस की अकाउंटिंग अलग है। इसमें थ्योरी बहुत आती है एग्जाम। जैसे कि अगर काउ फॉर यूज है इन द फर्टिलाइजर, तो ये I16, क्योंकि ना इसको काटोगे, ना इससे मिल्क लेने का मूड है, बल्कि इससे तो काम लेने का मूड, तो यूज हो गई इसके अंदर। नंबर 2, अगर आपको इसको फीड लेना है, इससे काउ से मिल्क लेना है, तो फिर आप उसको बिल्कुल अलग ही फीड खिलाओगे ताकि बेहतरीन क्वालिटी आपको जो है मिल्क मिले, आप बेच बेच के पैसे कमाओ। ये I41, इसमें ये एनिमल भी I41 में जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो भी 41 में जाएगा। और अगर आपने इस काऊ को इसलिए पाला कि इसको बस फौरन बेचूंगा, कसाई इसको काट के इसका मीट बेच देगा, तो ये एक दफा का बेनिफिट है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट? तो फिर ये IS2 इन्वेंट्री। क्या है? तो एक दरख्त हमने सुना है भाई जो साया देता है,
एक दरख्त हमने सुना है जो काट के लकड़ी बेच दो जलाने के लिए, और एक दरख्त हमने सुना है जिससे कभी कोई फ्रूट निकल रहा है उसको बेच रहे हैं, मैंगो बेच रहे हैं, और डेट्स ट्री का जो है वो डेट्स बेच रहे हैं, पाम ट्री पाम बेच रहे हैं। ये सब सुना है हमने, और सालों बेचते रहते हैं। उसकी टी की फर्टिलिटी उसकी होती है, तो उसकी अकाउंटिंग 41 में जाती है। चलिए, एग्रीकल्चर यू कैन से बायोलॉजिकल एसेट्स। अच्छा, जितने भी लोन्स हैं दुनिया के, चाहे वो डिबेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, मॉर्गेजेस हो, उसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। हर तरह के शेयर्स दुनिया के, हर तरह की लाइबिलिटी दुनिया में, वो कहाँ ट्रीट हो रही है? 7-9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। सही है। फिर अगर आपके पास बिजनेस सेटअप लगाने के लिए पैसे नहीं है, करोड़ों रुपए अच्छा हैं तब भी देने का मूड नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन खुलता है लीज पे लेने की। इससे आपको एक फायदा ये होता है, आपकी प्रॉन्ट पेमेंट बच जाती है। एक साथ जो 5 करोड़ या 10 करोड़ का प्लांट लगाना था ना आपको, वो आप रेंट पे ले लो 10 लाख पर मंथ, तब भी एक साल के आपके खर्च हो 1 करोड़ 20 लाख। तो 4 साल के लिए लिए तो आपके जो 5-6 करोड़ फंस रहे थे ना, वो बच गया। और फिर अच्छी बात क्या है कि आप उसकी पेमेंट जो है ना वो ईयरली कर दो, सेमी एनुअली कर लो, टाइप उसमें डिसाइड कर लो उसके अंदर। तो जैसे जैसे आप लीज साइन करोगे उस हिसाब से उसकी टर्म साइन हो जाएंगी, और उसी से कमाओ उसी से वापस करो। पैसे क्यों फंसा रहे हो? क्या ख्याल है? रेंट पे लेने में एक फायदा ये है कि आपके फाइनेंस बच जाती है, लेकिन लीज में भी दो टाइप्स पड़ेंगे। एक प्योर रेंटल लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज जिसको कहते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, सूद नहीं होता। जैसे कि रेंट अ कार है, रेंट अ हाउस है, रेंट एन ऑफिस है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, रेंट होता है ऐसा। लेकिन अगर आपने उसको कंस्ट्रक्शन रेंट यानी कि जो असल लीज है, जैसे लीज पे गाड़ी लेते हैं बैंक से, तो क्या गाड़ी के मालिक नहीं बनने वाले होता फ्यूचर में? जब आप सारी पेमेंट कर दोगे, वो पेपर नहीं देंगे, बस आपको गाड़ी के बस वो बाकी पेमेंट करते रहो उनको, आखिरी पेमेंट के वक्त आपको गाड़ी के पेमेंट की पेपर भी मिल जाएंगे। इसको कहते हैं फाइनेंस लीज यानी राइट ऑफ यूज एसेट लीज। इस लीज में आप मालिक बन जाते हो, इसीलिए उस एसेट की डेप्रिसिएशन, उसकी मेंटेनेंस, उसकी तमाम चीजें किस पे आ जाती हैं? आप पे। अच्छा, रेंट है कार पे आओ, इसमें मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयरिंग किसके जिम्मे होती है? आपके तो जिम्मे नहीं होती ना। इसका मतलब है कितना फर्क है, एक गाड़ी जिसका मैं फ्यूचर में मालिक बन रहा हूँ, एक गाड़ी जिसमें मैं सारी जिंदगी मालिक नहीं बन। अकाउंटिंग कहता है ये ऑपरेटिंग लीज है, ये रेंट है, ये फाइनेंस लीज है, इसमें मैं मालिक बन। अच्छा, कभी कभी शर्त है मालिक नहीं बनना, लेकिन मैक्सिमम लाइफ यूज करने का मूड है। अब वो जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें इतना हैवी अमाउंट पर ईयर का एनुअल रेंट और इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि वो पूरे पैसे रिकवर हो। अच्छा, हम क्यों खुश हो जाते हैं इस बात पे? क्योंकि हमारे एक साथ 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं लगे, हमें ग्रेजुअली दें, और वो भी कमा के दें, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होती उसके। तो कुछ बिजनेसेस जो है ना वो अपने पैसों पे नहीं बल्कि लीज की चीजों पे चलते। और अगर लीज आपकी नॉन टर्मिनेशन या नॉन कैंसिलेबल है, फिर तो समझ लें आपके सर पे एक बवाल भी आएगा कि भाई कुछ आपको फायदा दे या ना दे, आपको पैसे उनको देने। जैसे कि कार फाइनेंसिंग जो है ना आजकल नॉन कैंसिलेबल होती, वरना लोग क्या करते थे, 2 साल तक पेमेंट करी और फिर 2 साल बाद गाड़ी वापस कर दी कि भाई हमसे पेमेंट नहीं हो रही, आप गाड़ी ले जाओ। ये तो कैंसिलेबल लीज हो गई कि भाई बीच में कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन 2 साल में गाड़ी की वो हालत कर दी कि उसमें गाड़ी के अलावा सब था। तो लोग नुकसान हुआ, बैंक्स को फाइनेंस बहुत नुकसान हुआ कि भाई ये तो आपने फायदा उठा लिया 2 साल, और हमसे भले हमसे रेंट ले लिया, रेंट हमसे बहुत हैवी ले लिया, लेकिन जब आपने गाड़ी वापस की तो सर उसमें जान ही नहीं थी। इसीलिए अब कार फाइनेंसिंग हो रही है नो टर्मिनेशन, कैंसिल नहीं होगी। हाँ, अगर आपको बेचनी है, आप एक नया बायर लाओ, उसको बताओ ये इनकी 2 साल की पेमेंट बाकी है, वो आप दोगे, फिर बेच दो गाड़ी उसको। पहले उसके चेक जमा करवा दो यहाँ पे, फिर गाड़ी बेच के तुम जितना प्रॉफिट कमाने का, मुझे तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसे आप दो या कोई थर्ड पार्टी दे, मुझे क्या फर्क पड़ता। पर पेपर में उसके नाम पे दे दूंगा उसको एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जो भी बनता है इसका। सही है। तो लीज की अकाउंटिंग है। फिर प्रोविजन 37, ये तो पढ़ा भी था F3 में थोड़ा बहुत, कि अगर कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी या अनसर्टेन एसेट आपके पास आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लो कि क्या वाकई मेरे सर पे लाइबिलिटी है, या वाकई मेरे सर पे एसेट है, या अभी एम्बिग्यूटी है। तो प्रूडेंस तो भरा पड़ा है प्रोविजन का, एस्टिमेट का जो स्टैंडर्ड इतने भी दुनिया में, उसमें हम प्रिकॉशन ही चलते। क्या मतलब? जैसे कि आप इस साल कितने लोगों को कंपनी से निकालेंगे, इसके लिए अगर प्रोविजन बना के रख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा।
कैसे? उस वक्त जो प्रोविजन का मतलब होता है, उनको निकालते वक्त पैसे देने पड़ते, तो वो पैसे पहले से आप निकाल के रख लो। क्या ख्याल है कि ये मेरा एक्सपेंस होने वाला है फ्यूचर में, और ये पैसे निकाल के रखने की ज्यादा अकाउंटिंग से उस वक्त देगा जब आप फ्रीक्वेंटली हर साल कुछ लोगों को निकालते हैं। सर प्राइवेट वाले से भी तो मतलब प्राइवेट वाले सेक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे कस्टमर का क्लेम हो गया या कोई डैमेजेस हो गए। नहीं, जैसे कि प्राइवेट वाले निकालने हाँ प्राइवेट वाले के मतलब उसको अमाउंट सिग्निफिकेंट हाँ, अमाउंट ये है तो सिग्निफिकेंट नहीं होती। गवर्नमेंट तो हाँ, सिग्निफिकेंट नहीं होती, गवर्नमेंट तो निकालती ही नहीं है, ट्रांसफर करती। प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो पहले ही जब आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे देगी कंपनी की। और जब कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन आपके हाथ में आएगी ना, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी आप, कि आपको फॉलो करनी है। उसमें लिखा होगा कि आप छोड़ के जाओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी कुछ भी नहीं देंगे। सर ये क्या होती है एक्स्ट्रा सैलरी? जब कंपनी निकालती है ना किसी को, तो 2-3 महीने की सैलरी दे के निकालती है, ताकि कहीं जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मसला ना हो। इसको रिडेंडेंसी कॉस्ट कहते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप छोड़ के चले गए अच्छी जॉब के चक्कर में, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि इन्होंने मुझे 3 सैलरी नहीं दी और मुझे निकाल दिया। मैंने कहा निकाला नहीं, आप खुद गए। बात समझ में आई? हमने थोड़ी निकाला, आप गए हो खुद, लालच में, किसी और कंपनी की प्रेस्टीज और पोस्ट में। हम क्यों दें तुम्हें पैसे? क्या समझे? इसका मतलब आप बताओ प्रोविजन बनाओ? नहीं, कंडीशन कह रही है नहीं बनाओ। लेकिन जिनको आप कंपनी की ओवरस्टेट होने पे, ज्यादा लोगों के होने पे, और काम सही नहीं कर रहा उस पर आपको ना चाहते हुए, कभी वबाल से बेहतर है कि निकालो, 3 सैलरी पकड़ाओ, निकालो उसको, क्योंकि फ्यूचर के नुकसान से तो बचो ना कम से कम। तो फिर आप उसके ऊपर प्रोविजन बना के रखो। अब कितने लोगों को निकालोगे ये तो किसी के अच्छों को भी नहीं पता। इस साल हम कितने लोगों को निकालने वाले हैं, लेकिन क्या पास्ट डेटा भी होता है कोई चीज, एनालिसिस? हमारे पास्ट में हमने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए हैं जिसका हमें फ्यूचर में भी क्या रखना है? प्रोविजन। सही है, तो पूरा स्टैंडर्ड ही इसी पे बेस करता है। और 10 की जो आप बात कर रहे थे, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये वो स्टैंडर्ड है जो कि पूरी कंपनी की रिपोर्ट बनने के बाद आता है। ऑडिट, ऑडिट जो होता है, ऑडिट, इसको I10 कहते हैं बेसिकली। थ्योरी स्टैंडर्ड है, आसान है बहुत। और सारे स्टैंडर्ड्स, हाँ, सारे स्टैंडर्ड करने के बाद पढ़ना चाहिए, ताकि जितने स्टैंडर्ड की जो चीज एडजस्टिंग इवेंट बन सकती है, और जितने स्टैंडर्ड की जो चीज नॉन एडजस्टिंग बन सकती है, पता तो हो कम से कम। क्योंकि लेवल ऊपर ले जाता है, ये फ्री लेवल नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट देगा कि आपको जज करना होगा कि ये स्टैंडर्ड की ये वाली बात एडजस्टिंग इवेंट बन रही है या नहीं बन रही। थोड़ा सा ये होता है इसमें लेवल का फर्क। जब हम लोग बैलेंस शीट वगैरह सब बना लेते हैं, सब फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद ऑडिटिंग टीम को बुलाया जाता है। लॉ, ऑडिटिंग टीम को जो हम लोग पैसे देंगे, वो किस में कौन से होंगे? इसी साल की पेश होंगी, उसमें लाइब्रेरी में लिखेंगे उसमें। वो तो ऑर्डर आगे सबसे पहले क्या करता है, रिपोर्ट में देखता है मेरी पैसे लिखे नहीं लिखे। वो एक्सपेंस में जाते हैं। हाँ, एक्सपेंस में भी है, लाइबिलिटी में। लायबिलिटी में किस मतलब पेबल, रिम्यूनरेशन पेबल टू ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को देनी है पेमेंट। ऑर्डर साइन कब होता है? जो ऑडिट चल रहा होता है ना, उसी दिन अगला ऑर्डर साइन हो जाता सर ऐसे तो इसके पीरियड में है। हाँ, लॉ है नहीं। AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, नॉमिनी ऑडिटर्स आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि अभी अगले साल के ऑडिटर के लिए इन लोगों ने अपनी फॉर्म्स भरे, तो वोट ऑफ हैंड्स शेयर होल्डर्स देते हैं कि भाई हम चाहते हैं पुराने वाले ही रहें। तो अगर आपने उन्हीं ऑडिटर्स को दोबारा हायर किया, तो ऐसा आप शेयर होल्डर 3 साल तक कर सकते हैं। एक ऑडिटर को बैक टू बैक हायरिंग 3 साल तक हो सकती है, उसके बाद ऑडिटर चेंज करना लाजमी है। वो ऐसे तो डायरेक्टर्स की होती है मतलब उसकी भी तो मतलब हाँ, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन भी शेयर होल्डर ही सर। नहीं मतलब इसको भी मतलब एजीएम में वोट ऑफ शो ऑफ हैंड्स के जरिए मतलब इसको इलेक्ट नहीं करते डायरेक्टर्स को। हाँ सही बात है, लेकिन देखो शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा ना कि डायरेक्टर कौन होगा, और शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा कि ऑडिटर्स कौन है, और शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा नॉन एग्जीक्यूटिव्स कौन हो। ये पावर्स वो कभी किसी को नहीं देगा। देखो वो, अगर उसमें भी वो फंस गया, फिर मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। उसने चुन चुन के अच्छे लोग रखे, लेकिन पता चला वो सारे एक ही क्लास में पढ़े गए, तो उसका तो मेरे पास भी हल नहीं है ना भाई कि वो दोस्त निकले। मेरा इंटरनल ऑडिटर, मेरा इंटरनल अकाउंटेंट का दोस्त निकला मेरा एक्सटर्नल ऑडिटर का, तो भाई हो सकता है ना ऐसा। रिश्तेदार निकला, रिलेटिव निकला, मैं कितना ख्याल रखूंगा भाई। मैंने तो फर्म को जानता था, फर्म ने जिन लोगों को भेजा वो दोस्त निकले।
उधर यहाँ खाली ऑडिटर चाहिए होता है, कोई फर्म चाहिए होता है? फर्म असल तो ऑडिटर फर्म ही होती है, फर्म चेंज होती है, फर्म चेंज होती है जी। एक तो थोड़ी है 5-5 साल से एक ही फर्म। नहीं नहीं, 5 साल तो सवाल ही नहीं है, 3 साल, 3 साल। आप घूमते जाओ, वगैरह हाँ, ऐसे ही। वीडियो। देखो आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन रखनी है तो आप बड़े बड़े बिग फोर्स के पीछे जाओगे ना। अब हम क्या समझा रहे हैं, बिग फोर के अंदर भी कंटिन्यूअसली एक बिग फोर कंपनी 3 साल तक क्या कर सकती है, किसी कंपनी का ऑडिट कर सकती है, उसके बाद चेंज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई झोल हो कंपनी में और वो छुपाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, तो वो एकदम डिकोड कैसे होगा? क्योंकि ऑडिटर्स की रिपोर्ट को ऑडिटर ही पढ़ सकता है, ये मना है, किसी को देता नहीं, मना है। कहीं ये 3 साल का काम है, ये गवर्नमेंट की मतलब नहीं नहीं, ये ऑडिट के रूल्स है, ये ऑडिट रूल्स है। हाँ, पब्लिक कंपनीज के अंदर ही होता है, प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट कंपनी का ऑडिट नहीं होता। मर्जी होती है ना। हाँ, मर्जी होती है। प्राइवेट अच्छी कंपनी जो है ना वो ऑडिट कराती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज पे मैंडेटरी नहीं है, मना है कि ना कराओ तो भी चलेगा। क्या है अटेंडेंस, सबकी अटेंडेंस होगी, कोई रहता नहीं है, देख लो। अच्छा जी, तो टैक्स के सारे मैटर्स IS 12 में थोड़ी बहुत डिस्कशन इसकी हो गई है। एक वो ऑडिट जो ऑडिटर करेगा, एक वो ऑडिट जो एक वो टैक्स का मसला जो टैक्स वाले निकालेंगे, इन दोनों को ही हल करना है IS 12 के अंदर। सही है। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ एसेट आता है, कैसे करते हैं, कुछ याद है? एक एसेट को बेचना है, मुझे कैसे बेचूं बताओ, तरीका याद है? कैरिंग अमाउंट याद है क्या होती है? कि जितना चला लिया उसको उतना उतना डेप्रिशिएट करो देखभाल के ढंग से। अब पेपर में कभी भी शराफत से क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2 साल 6 महीने चलाई, फिर बेचने का मूड हो गया। 3 साल 8 महीने चलाई, फिर बेचने का मूड हो गया। तो आपका जिस दिन बेचने का मूड हो गया, तो आप क्योंकि कंपनी पढ़ रहे हैं तो कंपनी के कुछ रूल्स हैं, अब आपकी इंटेंशन टू सेल हो रही है उस दिन, 3 साल 8 महीने के बाद इंटेंशन टू सेल हो रही है, अकाउंटिंग फॉरन कहता है नया स्टैंडर्ड। हमने जो FT तक पढ़ा, क्या किया, नेटबुक वैल्यू निकाली, सेल प्रोसीड से कंपेयर करके गेन लॉस निकाला, छुट्टी, चल गई ट्रांसफर। हमने कहा इतना आसान अगर होता ना तो दुनिया की चीजें यूं बिक जाती सडन, उतना आसान होता नहीं, इसमें पूरा प्रोसीजर हो, मतलब एक दिन बैठ के सोचना होता है, सोचने के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज तक बीच में क्या आती है, थोड़ी सी ड्यूरेशन आ जाती है। उस ड्यूरेशन के लिए जो स्टैंडर्ड बीच में आता है उसका नाम रखा हुआ है IFRS 5, हेल्ड फॉर सेल एसेट्स, बेचने की नीयत से रखे हुए एसेट। क्या ख्याल है? देखो मुझे अपना मोबाइल बेचना है ना, तो मैं OLX पे डालूंगा और मुझे कोई कांटेक्ट करना शुरू कर देगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई संडे को आना, अभी मैं बिजी हूँ। तो ये तो अजीब सी बात नहीं होगी, जो चीज बेचने के लिए रखी है वो इस्तेमाल हो रही है। कभी सुना है जिंदगी में? मतलब जो गाड़ी बेचनी है उसके पीछे लिख दिया फॉर सेल, अब गाड़ी पूरे कराची में घूम रही है, उस पर क्या लिखा है पीछे, फॉर सेल। अब किसी ने वो नंबर पढ़ लिया, कांटेक्ट किया, मैंने कहा संडे को आना भाई, मैं ऑफिस में। कहा गाड़ी क्या कर रही हूँ, मैंने कहा गाड़ी भी ऑफिस में। मैं तो फॉर सेल क्यों लगाया, मैंने कहा जब बेचूंगा मैं तो लिखते नहीं भाई। फिर कंपनी में सख्ती है, जिस एसेट को सोच लिया कि नहीं आपको बेचनी है, इस्तेमाल नहीं करनी, तो बस अब वो बंद। अब वो आपकी नहीं है, वो किसी और कंपनी की है, वो आके बिड लगाएगी इसकी और वो उसको खरीद के ले जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, सही बात है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कौन सा खर्चा? और क्या नाम है, एक एसेट बेच रहे हैं, हाँ तो अगर आप फिटिंग लगेगी, सही है। हाँ हाँ हाँ, सब एक्सपेंस आपका आपके हिस्से में जाएगा सारा। एड कैंपेन आपके हिस्से में जाएगी, कैंपेन आप चलाओगे, भाई बेचना तो है ना, क्या करें। लेकिन फिर आप अपनी सेल प्रोसीड में से इसको माइनस कर दो कि ये बेचने में इतना खर्चा आया था मेरे सर पे। अब या तो वो आपको फायदा देके जाएगा या नुकसान, दोनों फायदा लेके तो सब निकालेंगे। बिल्कुल ऐसी होता है। और नुकसान देके गया तो नुकसान बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि दो नुकसान हो, एक तो बेचने का मसला, ऊपर से जाते जाते एक्सपेंस भी करके चलेंगे। सही है। लेकिन ये अगर इंटेंशन चेंज हो गई तो इसके अगर अकाउंटिंग। हाँ फौरन, अगर आपने 6 महीने रखा कि चलो बेच देते हैं, 6 महीने बाद आया नहीं रख लेते हैं, अकाउंटिंग ने कहा ये चालाकियां तुम्हारी चलेंगी नहीं, इसमें फौरन 16 पे जाने की कोशिश, चलाने की इंटेंशन, तो फिर वो 6 महीने की भी होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज करवाता है, लॉ में लिखा हो।
मैंने तो चलाया नहीं सर, मैंने तो इंटेंशन क्यों चेंज की? जब तुमने कहा बेचना है, हमने तुम्हें डेबिशन मना करवा दिया, सही है। 6 महीने बाद तुम कह रहे हो नहीं वो कंपनी के काम ही आएगी, रख लेते। मैंने कहा सही, काम करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करके नई नेट बुक वैल्यू निकाल के एक्सपेंस चार्ज करके फिर आप इसको भले अपने एसेट में रख लो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो चालाकी वाले गेम है ना, ये नहीं करो। फर्ज करो मैंने ए रैंड से 4 महीने पहले उसको सेल में डाल दी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? नहीं हुई। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा हो गया, शेयर होल्डर खुश हो गया, भाई प्रॉफिट अच्छा है। मैं कहा डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई, उसमें तो अच्छा ही आएगा ना। 5 महीने बाद ऑडिट हो गया, 6 महीने बाद मैंने कहा नहीं वो दिल चाह रहा है कि वापस रख लेते हैं, तो ऑडिट कहेगा सही है, जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करके आ जाओ। वो भी कौन सी? रेट्रोस्पेक्टिव, खतरनाक है। 2020 की गलती नहीं है ये, 2019 की गलती, क्योंकि सेल की इंटेंशन कब हुई थी? 19 में। तो 19 से 20 में सेल हो जाए वो तो चलेगा, इंटेंशन चेंज हो जाए ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये कभी हेल्ड फॉर सेल हुआ ही नहीं। ऐसा लगना चाहिए ना, भाई तो कभी बिका ही नहीं। जब ये बिका ही नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए बगैर पड़ा हुआ कैसे था? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करवा देता वो। अब ये फ्री फंड का फायदा तो कोई लिया नहीं, एक्सपेंस चार्ज करवा दिया, ये नुकसान होता नहीं सर, अगर हम लोग हेड फॉर सेल जब करेंगे तो उसके लिए हम लोग मतलब एसेट से निकाल नहीं है। होगा। हाँ 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 बिल्कुल, एसेट की लिस्ट से ही निकाल देंगे। अब वो सर कहाँ रखेंगे? करंट एसेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग में करंट एसेट्स वही वही चीज को हेल्ड फॉर सेल में रखा है। जैसे इन्वेंट्री कहाँ पड़ी जिंदगी भर, कहाँ पड़ी होती है? करंट एसेट्स में। हमारी कंपनी जो है ना वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमारी सारी गाड़ियां इन्वेंट्री होंगी, उसी में से एक गाड़ी निकाल के ना मैनेजर को दे दी। अब हो गया नॉन करंट, इंटेंशन बदली, स्टैंडर्ड बदल गया। अब उसी को जिसको रखने के लिए लाए थे आज बेचने का सोच लिया तुमने। अकाउंटिंग ने कहा चलो उठाओ नॉन करंट से, और कहाँ रखो लाके? तो इसका मतलब है हेल्ड फॉर सेल का स्टैंडर्ड है तो नॉन करंट के लिए, लेकिन रखता कहाँ है चीज को? करंट में। और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्या करो, उसको फिर बेच दो, रखो नहीं संभाल के अपने पास, कोई नुकसान है उसमें। अच्छा, आखिरी बात पे नमाज का ब्रेक। IS 33, ये स्टैंडर्ड प्योरली शेयर होल्डर के लिए बना। शेयर होल्डर की शेयर्स की वैल्यू अर्निंग के हिसाब से बढ़ रही है, मार्केट के हिसाब से अच्छी हो रही है, ये बताने के लिए बनाई है। इसका कंपनी के डेटा से सिर्फ कितना ताल्लुक है? प्रॉफिट उठा लिया, प्रॉफिट उठा लिया और शेयर्स उठा लिया। दो चीजें चाहिए इसे, कितना कमाया और तुम्हारे शेयर्स कितने। प्रॉफिट को शेयर्स पे क्या किया? डिवाइड, और जो आंसर आया इसका नाम रख दिया अर्निंग पर शेयर। अब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेयर्स कौन से वाले, अब ये मैं डिटेल में जा रहा हूँ उसके। प्रॉफिट तो वही वाला जो तुम बता रहे हो, शेयर कौन से वाले? अब इसमें प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी, राइट, बोनस, इस तरह की सारी चीजें आएंगी बीच में, तो फिर ये हल्के हल्के इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसका प्रॉफिट तंग नहीं करेगा, इसके शेयर तंग करेगा। चाहिए, सब ख्याल रखना पड़ेगा, सीखेंगे पूरा उसको स्टैंडर्ड को। है बहुत बच्चों वाला, ये फ्री, ये सीखने के बाद बोलोगे सर ये 10 नंबर का आ जाए बस जल्दी से, ये 10 नंबर तो लूँ मैं, साइड में तो रहा हूँ उसको। अच्छा फेवरेट भी है उसका 10 नंबर की, अच्छा फेवरेट है उसका। 10 नंबर के सवाल जो आते हैं ना OT के, उसमें फेवरेट है उसका। और कभी कभी मार्क्स देने के लिए ना कंपनी के अकाउंट में भी डालता है 5 नंबर। 15 नंबर का कंपनी का सवाल, 5 नंबर का EPS, अर्निंग पर शेयर, तो समझ लो फ्री मार्क्स वो यूं मिल जाएंगे चुटकी में। सर आपको उसके ऊपर आंसर होगा उसका, उसको नीचे यूज करना। सर आप ये जैसे कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें एंड में बताएंगे कि मतलब कि कौन सा स्टैंडर्ड CR2 है, कौन सा स्टैंडर्ड मैं साथ साथ ही बताता हूँ, स्टैंडर्ड पढ़ाने के बाद उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां सब बता दूंगा, ये यहाँ जाता है, इतना तंग करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना लेस इंपॉर्टेंट है, कंपनी में कितना इंपॉर्टेंट है, सब बता दूंगा उसके। नोट करते ना, 22 स्टैंडर्ड, 22-24 बस, इससे ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करते रहो, वही स्टैंडर्ड CRQ में, उन्हीं के रूल्स कंसोलिडेशन में, उन्हीं की बातें रेशो। बात समझ में आ रही है? तो जिसकी स्टैंडर्ड पे ग्रिप होगी ना, वो हर एरिया टैकल कर लेगा बड़े जबरदस्त तरीके से। इसलिए मुझसे जितना पूछना है स्टैंडर्ड के अंदर जाके डीप में पढ़ के आओ, जो भी है, सर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये यहाँ क्यों जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है, ये सब करो सवाल। लेकिन वंस स्टैंडर्ड क्लोज, तो फिर क्लोज होना चाहिए, फिर नया स्टैंडर्ड। इजाजत तो है, लेकिन देखो मैं ऐसा कराता हूँ प्रैक्टिस के, घर पे जो हैंड आउट दूंगा, जो यहाँ कराऊंगा, सारा कंप्लीट ही होगा बस बिल्कुल, उसमें फिर बैक जाना नहीं होता।
सही है, कोशिश की हो। तो स्टैंडर्ड में थोड़ी नहीं होती कैलकुलेशन। दोनों चीजें होती हैं, जो आप प्रैक्टिकली करते हो ना उसी को थ्योरी बना देगा। नया नहीं पूछेगा, कुछ नया पूछ ही नहीं सकता, क्या पूछेगा, अपने पास से पैदा करेगा उसमें कुछ। जो ट्रीटमेंट्स, जो रिकग्निशन क्राइटेरिया, जो प्रोसीजर्स, जो डिस्क्लोजर्स हम सीखेंगे, एग्जैक्टली वही थ्योरी में पूछ लेगा। नया क्या पूछा पर उसने, कुछ भी नहीं पूछा। सही। खत्म तो अल्लाह को पता है। जिस तरह से रमजान का चल रहा है, देखो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जहन में डाल लो, रमजान खत्म होते ही ना हमारी 5 क्लासेस होंगी। सही, ये जहन में डाल लो, क्योंकि रमजान में ना काफी लूज लूज चलता है। रमजान में तो 3 क्लास थी। रमजान में तीन तीन तो लाजमी है, अगर कहोगे तो चौथी रख लूंगा संडे को, तो आपके कहने पे हो। मुझे एक आध दफा रख के देख ले। नहीं, मैंने तो व्यवस्थी करी ना कोई जरा सी। ईद के बाद तो, ईद के बाद 5 होगी हर सूरत में। ईद तक तो 3 ही रखेंगे या 4 रखेंगे बहुत से बहुत। चार असल में देखो क्लास 2 घंटे ज्यादा की नहीं हो पाई, 2 घंटे में तो बातें करने में निकल जाता। तो 4 सीरियसली स्टैंडर्ड के अंदर जाने में ही 2 घंटे निकल। 3 घंटे की क्लास इतनी अच्छी होती थी, पहले 1 घंटा डिस्कशन हुई, फिर प्रैक्टिस में चले। प्रैक्टिस में खूब उसमें प्रैक्टिस की। मैंने 3 घंटे की ही होती है क्लास। लेकिन हमारे लिए रमजान बीच में आ गया ना, तो ये 1 महीना हमारा जाएगा इसके अंदर। सही है, चलो इसमें कोशिश करेंगे कि अच्छी चीजें कवर हो जाए। आप संडे को भी क्लास रखेंगे? ईद के बाद हाँ, लो जहन बना लो उसका पहले से। सही है, और वो 4 घंटे की अच्छा देखो, इंटेंशन चेंज करने के बाद शाम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता जब तक कि एसेट दोबारा से जो है तो बिक ना जाए, या वापस एसेट में ना आ जाए। 2 बातें होती हैं इसमें। अच्छा जी, देखो दुनिया के सारे रेवेन्यूज कमाने के लिए स्टैंडर्ड बनाया IFRS 15। रेवेन्यू ध्यान में है कोई? एक हो गया, ये एक हो गया, और बताओ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम 2 हो गए। रेंट एंड 3 हो गए। इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट मिलेगी 4 हो गए। और सर्विस 5 हो गए। और भी बहुत सारे, कमीशन, रॉयल्टी, इंश्योरेंस, वारंटी, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। सारे रेवेन्यूज को उठा के एक ही में डाल दिया। उठा, पहले IAS 18 होता था रेवेन्यू सिंपल, बाकी सारे अलग अलग पड़े होते। 2018 में बना IFRS 15, आज तक चल रहा है, क्योंकि ये IFRS है। IFRS मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, IAS से ऊपर की चीज। सही है, जितने भी IFRS पढ़ो जिंदगी में, इसका मतलब है सारी दुनिया के मुल्कों ने, बॉडीज ने रिसर्च करके एक स्टैंडर्ड बना लिया है, जो कि UK, US, दुनिया की कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे इक्वली एक्सेप्टेबल है।
IFRS जो होते हैं, और ये बने थे 2003 के बाद से। ISB बोर्ड बनाया इन्होंने। ISB बोर्ड ने क्या किया कि जो ब्रिटिश और अमेरिकन की टसल है खत्म करो, इक्वलाइजेशन पे आओ। अभी इतने चालाक हैं, अपने सारे स्टैंडर्ड्स को एक करने के बाद अब ACC यहाँ करते हैं, जॉब बाहर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, सेम। कहीं भी पढ़ो जाके, जहां पर भी जॉब निकल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको जॉब मिल जाती है। तो इनको खुद को ही फायदा हुआ ना इससे। इनको जहां से भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार बंदा चाहिए होता है, ले जाते नहीं उठा के। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग, इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई। और ऐसे 17 के करीब नए IFRS बन चुके 2003 से लेके आज तक। तो जिन IAS के अंदर आप IAS ही पढ़ते हो, जैसे IAS 8 है, IAS 33 है, ये UK बेस है। इनमें US को टसल नहीं है, गैप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे हैं बिल्कुल सही। तो ये IAS आज तक वाइस की जैसे ही। लेकिन जिन पे इनको कॉन्फ्लिक्ट था, टसल थी, इन्होंने मिलके बैठ के सालों लगा के नए स्टैंडर्ड बनाए, और फिर उसको ऐसा इंप्लीमेंट किया कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया। फिर उनका नाम IFRS बन गया। सही है। अच्छा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी होगी तो हम गवर्नमेंट के पास चले गए और उनको कहा भी कुछ मदद वदद कर दो थोड़ी सी, ग्रांट्स? सब्सिडी भी होगा। हाँ देखो, सब्सिडी का मसला ये है कि वो वापस ले नहीं जाती। एड और ग्रांट में फर्क है। एड वो जो मदद की जाए, और ग्रांट वो जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाए कि ऐसा करोगे तो देंगे पैसे। ऐसा तुमने तोड़ा, ब्रीच किया, तुमसे हमने पैसे लिए वापस। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ग्रांट पढ़नी है, हमें एड नहीं पढ़नी। इसका मतलब है यहाँ पर जब गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे अलग अलग ब्रीच पढ़ना है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगी, सही चलते रहे तो क्या ट्रीटमेंट होगी। सही है। और करेंसी IS 21, ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जहां पर इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं। अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान से बाहर ही नहीं है तो मैं जिंदगी भर इस स्टैंडर्ड के पीछे नहीं पड़ सकता। लेकिन फर्ज करें कि मेरा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, या मैंने लोन बाहर से लिया हुआ है, या मेरी मशीनें बाहर से आ रही हैं, या मुझे कुछ डीलिंग्स बाहर से करनी है, तो सर ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में लगी हुई है फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है जो सुबह कुछ, रात में कुछ, दोपहर में कुछ, सेकंड में कुछ, मतलब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका तो ताल्लुक ही 21 से। काश के हमारे मुल्क में जो है ना वो फिक्स या मैनेज होता। फिक्स और मैनेज गवर्नमेंट सेट करती है दूसरे मुल्क से बात करके, फिर जब वो सेट हो जाता है तो फिर वो सालों चेंज। वो एक ही दफा जिंदगी में हमने शक्ल देखी उसकी, वो मुशर्रफ के दौर में जब उसने मैनेज फ्लोटिंग रखवाई थी, तो 60 रुपए के हिसाब से डॉलर सेट हुआ था, तो वो 8 साल तक वही था। अब जब डॉलर चेंज नहीं हुआ था ना, क्योंकि डॉलर की गैम्बलिंग बना थी और एक्सचेंज बना था, एक्सचेंजेस भी नहीं होते थे, गवर्नमेंट नजर रखती थी खरीदने की और बेचने की। तो इस सूरत में किसी के पास से कोई करेंसी निकली तो क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाती थी। तो ये जो एक्सचेंजर का गेम था ना, सब खत्म हो गया था उसकी वजह से पेट्रोल भी नहीं हिला अपनी जगह से, 65 से ऊपर नहीं गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब डॉलर चेंज होता है तो पेट्रोल चेंज हो जाता है, पता है ना। तो जब फ्री फ्लोटिंग होगा तो भाई यही हाल होगा। या तो डॉलर को संभाल के रखो, इसका एक ही तरीका होता है फ्री फ्लोटिंग में, आप इतनी तरक्की करो कि डॉलर को नीचे ले आओ, और कोई उसका कोई और चारा नहीं है इसका। लेकिन हमने तरक्की तो करनी नहीं है, तो डॉलर को ना बैठे बैठे ऊपर ही जाना चाहिए। दूसरे मुल्कों में जैसे कि फ्री फ्लोटिंग आप कह रहे हैं, वहाँ पर भी होती है, वहाँ पर नहीं नहीं, manage वो करते तो हैं? वो मानते ही नहीं है, फिक्स होती है वहां पर। ये असल में 3 पॉलिसीज हैं, मुल्क पे डिपेंड करता है आपको कौन सी अच्छी लगे। तो हमने माशाल्लाह से जो है ना वो फ्री फ्लोटिंग उठाई हुई। और फ्री फ्लोटिंग का मतलब है गवर्नमेंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ डमी। यहाँ पे लेकिन अगर आपको फिक्स प्राइस रखनी हो तो उससे भी प्राइस पे करनी पड़ती है US डॉलर। सही है, मान लिया, मैंने मान लिया, लेकिन उससे मेरी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, मेरे करेंसी की लॉसेस खत्म हो जाते। बड़ी कंट्रोवर्सी थी, क्या हो जाती कि डॉलर 10 साल तक सेम रहा। देखो, अगर मैं उसकी कंट्रोवर्सी में जाऊंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, और ये लाइव हो रहा सब। सही। तो मैं तो वो बात बताऊंगा जो नॉर्मल है। मैनेज फ्लोटिंग वो रखता है जिसको करेंसी फ्लक्चुएशन अपने हाथ में रखनी होती है, तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी होती, वो मेरे आपके बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती। तो उसकी कोई नेगेटिव वजह होंगी, सीधी सी बात है कि आपने डॉलर को अपने हाथ में क्यों रखा, कि हम उसको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको जो है ना उस पर कंट्रोल रखना है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे।
अब इसकी स्टेबल की आड़ में क्या होता है वो बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, सही है। तो कंट्रोवर्सी तो होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई ऐसी डील होती है जिसपे वो फिक्स होता है, कोई ऐसी टर्म्स होती हैं जिसपे वो फिक्स होता है। जैसे कि उन्होंने कहा होगा भाई आप चाइना से डीलिंग बंद कर दो, हम डॉलर फिक्स कर देते हैं, इस तरह की कोई टर्म्स होती होंगी, सही। अभी फिक्स हो सकता है डॉलर अगर अब असल में ना बहुत आगे निकल गए। बात करते हैं। सही है। तो करेंसी की डीलिंग आपके कोर्स में सिर्फ इतनी है जितने में ट्रांजेक्शन लेना और देना, लोन लेना और लोन देना। कोर्स में जो है ना SBR वाला IS-21 नहीं है, जिसमें पूरी पूरी कंपनी कन्वर्ट करनी होती है। सब्सिडी जो है ना फॉरेन भी होती है, सुना है? फॉरेन सब्सिडी मतलब यूनिलीवर UK अलग है और यूनिलीवर पाकिस्तान अलग है, और यूनिलीवर पाकिस्तान इज द सब्सिडी ऑफ यूनिलीवर UK। सब्सिडी मतलब उसकी 100% सब्सिडी है, वो तो किसी और को देता नहीं। तो यहाँ पे जितना बिजनेस होता है वो सारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट किसको जाती है सीधी, और UK में तो पाउंड चलता है, तो फिर पाकिस्तानी करेंसी उनकी बैलेंस शीट में कैसे मर्ज होगी, कंसोलिडेट। तो IS-21 बीच में आता है और कहता है कि पहले आप उसको कन्वर्ट करो, पाकिस्तानी करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट करो, रेट्स उठाओ मार्केट से, और फिर जाके उसको कंसोलिडेट करो। तो ये लेंदी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस जो है ना उन्होंने SBR में रखा हुआ है कि इसको इस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास ऑफ होगी तो फिर निकलूंगा यहाँ से, प्लीज बस। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये हैं वो सारे स्टैंडर्ड जो कि हमें पढ़ने हैं, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बीच में से बनती हैं एडजस्टमेंट्स। तो जो मेन मेन एडजस्टमेंट्स होंगी मैं बताता रहूंगा कि देखो ये एडजस्टमेंट जो है ना उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये CRQ में और कंसोलिडेशन में और रेशो में पीछा नहीं छोड़ेगी। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दफा पढ़ने के बाद शायद MCQ बन जाए 2 नंबर का, वरना वो कहीं पे भी नहीं आती, सही है। और इन सारे स्टैंडर्ड्स के बाद जो है ना वो ये मकसद है, कहाँ गया, ये रहा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी IS-1, ये आपको बनानी आ जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आ जाए लेकिन पेपर में एग्जामिन नहीं हो रही। और 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड है IFRS 3, गुडविल को ट्रीट करता है, सही है। गुडविल को IS-38 से निकाल के यहाँ पे लेके चलेगा, सिर्फ एक वजह है, बाकी सारी इंटेंजिबल्स की तो लाइफ है, पेटेंट कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की लाइफ है, गुडविल की लाइफ नहीं। जब गुडविल की लाइफ ही नहीं है तो वो एमोटाइज ही नहीं होती, तो अकाउंटिंग नहीं है, जब एमोटाइज ही नहीं होती तो वो क्या कर रही है 38 में। तो हमने कहा एक अलग से स्टैंडर्ड बना लो उसका जिसमें इम्पेयरमेंट लगे। लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं होता, लैंड तो लिस्ट से ही बाहर हो गया, छोड़। IS-16 में लैंड यूज हो रहा है, ज्यादातर लोग लैंड पे बिल्डिंग बना लेते हैं तो फिर वो डेप्रिसिएशन में नहीं जाता है, उसमें चले जाते हैं एप्रिसिएशन में, लैंड एप्रिसिएशन में जाता है। लेकिन एक होती है फर्टाइल लैंड जो कि फार्मिंग के लिए यूज होती है, वो डेप्रिसिएशन में जाती है, क्योंकि उसकी जो है ना फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, एक वक्त आता है वो बेकार हो जाती है, फिर वो नॉर्मल लैंड बन जाती है और फिर उस पर बिल्डिंग बनाओ जो भी करना है करो, फर्टिलिटी भारत 0 हो गई उसकी। सर amortization किसको कि intangible इंटेंजिबल्स पे होती है सारी, कॉपीराइट पेटेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ये अमोटाइज होते हैं, क्योंकि जितना जितना ये बेनिफिट देते हैं इनको बुक से हटाना होता है, मैंडेटरी होता है। 10 IFRS 10 आपका कंसोलिडेशन है और 2 आपका एसोसिएट है। एसोसिएट याद है कुछ? 12 हाँ, 12, 10 और 12 दोनों। 10 मतलब IFRS 10 कंसोलिडेशन है और 12 एसोसिएट, सही है। और दोनों में फर्क पता है? हाँ, सब्सिडी और एसोसिएट। सब्सिडी मतलब 50 से ऊपर, एसोसिएट मतलब 50 से बट 20 से ज्यादा, उसकी अकाउंटिंग है ये, सही है। तो ये है बेसिकली आपका टोटल कोर्स। अगर 1 करोड़ की लैंड हमारे पास पड़ जाती और अगर फर्टिलिटी खत्म होने के बाद हम 50 करोड़ में बिल करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन किस पर जा रही है? देखो पहली बात तो ये कि वो आप मार्केट के हिसाब से आपने बता दो दिया मुझे कि उसकी फेयर वैल्यू नाउ कितनी है, 50। लैंड तो डेप्रिशिएट हाँ, लेकिन फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है तो वो अपनी वैल्यू गिराता है, तो वक्त के साथ साथ फिर ऐसा होता है कि उस जमीन पे कुछ उग नहीं सकता, सही है। तो अब वो जमीन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री लगाने के काम आती है, सही है। तो तो उसकी 1 करोड़ वैल्यू नहीं, सवाल ही नहीं है कहाँ से होगी, वो उसकी वैल्यू थी इतनी अच्छी क्योंकि उसमें कल्टीवेशन होती थी, कल्टीवेशन ही खत्म हो गई उसके अंदर। ये तो फिर एग्रीकल्चर में है ना। हाँ,
तो एग्रीकल्चरल लैंड थी, डेप्रिशिएट होके 0 पे आ गई अब, या फिर कम हो गई थोड़ी सी, सही है। तो डिपेंड करता है कि वो अब वैल्यू जो है ना उसकी मार्केट में क्या चल रही है, और जो IFRS 3 कहेगा, IFRS 13 सॉरी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, वो काउंट होगा, सही है। अदरवाइज जब तक वो वैल्यू दे रही है उसकी वैल्यू अच्छी होती है। अच्छा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। F3 was exempt based on previous qualification. अच्छा, before 5 years I need to know which topic should be. लेकिन कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास लेते रहे और जो बात समझ में नहीं आए वो पूछते रहे, क्योंकि हमें कोई डबल एंट्री नहीं सिखानी है आप लोगों को, डबल एंट्री तो आप लोगों को आती है, लेजर अकाउंट्स नहीं सिखाने, सही है। तो अगर इतनी बेसिक्स अकाउंटिंग है तो फिर क्या जरूरत है, सही है। स्टैंडर्ड की तो लैंग्वेज ही अलग होती है ना, तो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज से फेमिलियर होना सीखो। ये छोड़ दो कि मेरा F3 वीक था इस तरह से था, वो तो नए सिरे से पढ़ना है वैसे। F3 में चाहे कितने अच्छे मार्क्स आए हो, ये रिपोर्टिंग है, स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग है, ये डिफरेंट होती है थोड़ी सी, सही है। इसमें ज्यादातर जो है ना वो ब्लाइंड चलना होता है, अंधों की तरह, जो स्टैंडर्ड ने कह दिया वही क्या है। हाँ, मुझसे सवाल कर लो सर ये डेबिट हो क्यों रहा है, इसकी लॉजिक समझा, तो मैं कहूंगा देखो लॉजिक समझ में आ जाए तो भी डेबिट है, और समझ में नहीं आ रहा ना तो और कंपनी में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम जब उसको सही जगह लिख कर आओगे तो हर चीज बैलेंस आ रही। अब वो अलग बात है तुम्हारी लॉजिक्स वीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, लेकिन तुम्हारी ट्रीटमेंट क्या है, परफेक्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की अच्छाई जो है ना, वो बस यहीं आके अच्छी हो जाती है कि वो अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो ना कि ये क्यों है, एसेट मेरे जहन में नहीं घुस रहा, लेकिन देखो सर ने कहा था कि ये क्या है, तो बस ये एसेट है तो डेबिट हो रहा होगा, कम हो गया तो क्रेडिट हो रहा होगा। कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो डायरेक्टर पोस्ट पे जाओगे, वैसे चलोगे तो मैनेजर ही रहोगे, ये है फर्क। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन तो डायरेक्टर्स थोड़ी होते, उससे होते डायरेक्टर्स, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हमें IS2 करना है पहले, नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे पर, थर्सडे को क्लासेस में IS2 करेंगे। IS2 करने की वजह है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, क्योंकि करा हुआ तो है, पॉलिश करनी है उसको थोड़ी सी, ठीक है। स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी, और किट भी सॉल्व कर लेंगे, हैंड आउट वगैरह भी दे दूंगा उसके ऊपर, सही है। फ्राइडे सैटरडे सैटरडे तो ऑफ है क्योंकि 23 मार्च कह रहे हैं हम लोग, हाँ 23 मार्च तो सैटरडे ऑफ है। पूरा पुलिस का रमजान में होंगे देखो मसला ये है कि आपके कहने पे ही हल्का, और फिर आप ही रमजान के बाद कहेंगे सर कोर्स कब खत्म होगा, थोड़ा घोड़ा चलाएं तेज भगाएं तो। अच्छा अच्छा। नहीं जब हाजमा भी तो खराब नहीं होगा। एटलीस्ट 3 रखने वैसे रमजान हाँ कर लेते हैं उसको, सही है। फिलहाल हमारी जो है ना वो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हुआ, संडे फिलहाल अभी देखते हैं फिर क्या, एक आध संडे हो गया तो कर लेंगे उसको। देखो करने में तुम लोगों का फायदा, संडे रख लो ना, अगर थोड़ा रिलैक्स टाइम रख लो, थोड़ा लेट रख लो उसको, 2 से 2 जैसा मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा संडे की क्लास 1-2 हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ कवर हो जाए। नहीं तो काम ही कर रहा हूँ अभी भी, क्या कर रहा हूँ। सर संडे को भी अगर रखेंगे तो कैंपस में होगी सिर्फ वो कंप्लीट नहीं कैंपस में रखेंगे, तो 2 से कैंपस में तो वो देख लेते हैं, उसका मशवरा हम थर्सडे को करेंगे, थर्सडे को आओ उसका मशवरा कर लेते हैं, सही है? मैं वो उसका प्लान ले लूं पढ़ने के लिए मैं सारी बुक्स भेजूंगा, रिकमेंड करूंगा, ग्रुप ग्रुप बन गया होगा ना, जी जी मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको लेटेस्ट सारी चीजें मेरे पास है मैं भेज दूंगा, उसमें से पढ़ की लो। जरूरत नहीं देखो अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने का शौक है तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज है, है सॉफ्ट कॉपी और अगर हार्ड है तो मेरे पास जाके खरीद लो नहीं शॉप से। जैसे कि अगर मैंने चले सॉफ्ट कॉपी पर रिलाई कर लिया तो मतलब कि वो बुक के बराबर ही होगी ना, इसमें जो बराबर नहीं, वो बुक है। नहीं मतलब वही होगी ना, तो बुक कर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना ऐसी। और क्या, अब तो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आ गए, हाईलाइट करो कलर करो सब करो उसमें बैठ के, क्या होगा। ठीक है फिर मैं किट ही ले लूँ तो मैं आपको भेज दूँ, हाँ किट तो ले लो, अच्छा है, तो फायदा ही है उसमें, नुकसान नहीं। हाँ सब दूंगा, हैंड आउट दोनों तरह से मिलेंगे, सॉफ्ट में भी हार्ड में, सर सही। फिजिकली मिल जाए तो बता देना। हाँ फिजिकली दूंगा, टेंशन नहीं, सही है। इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में मिलते हैं, IS2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसमें, सही। यही टाइमिंग होगी थर्सडे को। 4 से 6, 4 से 6। सर मेरा बैकग्राउंड जो मैटर है कैंटर का कोई इशू वगैरह होगा कुछ भी इशू नहीं है। वो जो ओपीयू की